मैंने अपने पिता को एक पेड़ से बांध दिया और लगातार 7 डेज तक उन्हें पीटता रहा। 7वीं रात को आखिरकार वह टूट गए और उन्होंने मुझे सच बता दिया। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के पास एक सीक्रेट सिस्टम है जो 100 जनरेशन से चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि अर्थ पर जितना भी पैसा है सब मिलाकर भी हमारे जितना नहीं है। मुझे उनकी एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ। मेरी मदर पास ही बैठी थी, हमेशा की तरह शांत। उसने कहा, इतना हैरान मत हो। मैंने पूछा, क्या मेरे ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा हैं? मेरे फादर ने कहा, हाँ, लेकिन वह बहुत पहले अर्थ छोड़ चुके हैं। मेरी मदर ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, हम अब उन्हें महसूस नहीं कर सकते। मैंने कहा, यह इम्पॉसिबल है। अर्थ के बाहर कोई ऐसा प्लैनेट नहीं जहां इंसान सरवाइव कर सके। मेरी मदर को मेरे रिएक्शन से कोई हैरानी नहीं हुई। उसने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, हमारा परिवार नॉर्मल नहीं है। हम बूढ़े नहीं होते। हम हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक जीते हैं, कुछ तो 1000 ईयर्स से भी ज्यादा। और हमारे पास जो पावर है वह तुम्हारी समझ से बाहर है। तभी मेरे फादर एक अजीब चीज लेकर आए, एक सिरिंज जो ब्राइट ब्लू चमक रही थी। उन्होंने एक छोटा केस खोलते हुए कहा, यह तुम्हारे शरीर में जाते ही तुम्हें सब समझ आ जाएगा और अब परिवार की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है। मैंने हमारे छोटे टूटे हुए घर को देखा और पूछा, कौन सी प्रॉपर्टी? उन्होंने एक ब्लैक कार्ड निकाला और कहा, इससे तुम्हें दुनिया में कहीं भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर यकीन नहीं है तो बैलेंस चेक कर लो। उन्होंने कार्ड मुझे दिया और मैंने तुरंत अपना बैंकिंग ऐप खोला। स्क्रीन पर जीरोस गिनने लगा, 8 जीरोस। ये फेक होना चाहिए था। मैंने पूछा, हमारे परिवार के पास आखिर कितना पैसा है? उन्होंने एक दूसरे को देखा। मेरे फादर बोले, हमें नहीं पता, लेकिन इस दुनिया में किसी के पास हमसे ज्यादा नहीं है। हम अपने छोटे से मेसी लिविंग रूम में बैठे थे, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। मैं सोच भी नहीं पा रहा था। मुझे एक ऑनलाइन वीडियो याद आया जिसमें एक रिच किड कह रहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके दोस्तों के पास पैसा है या नहीं, क्योंकि कोई भी उससे ज्यादा अमीर नहीं हो सकता। मेरे पेरेंट्स गेट के पास खड़े थे। उनके काल्म चेहरे सब कुछ और रियल बना रहे थे। मेरे फादर ने कहा, एक दिन तुम भी हमारे जैसे बनोगे, इस दुनिया के रूल्स से आजाद। मेरी मदर ने आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, जब अर्थ बोरिंग लगे हमारे पास आ जाना। मैं कुछ कहने ही वाला था, लेकिन मेरे फादर ने बिना कुछ बोले सिरिंज मेरे हाथ में घुसा दी। एक तेज दर्द हुआ, फिर मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं गिर गया। धुंधली नजरों से मैंने अपने पेरेंट्स को साथ खड़े देखा। उनके पीछे ब्राइट लाइट बढ़ रही थी। जब मैंने फिर से आंखें खोली, मैं कहीं और था। हर तरफ ब्लू लाइट थी। मेरे सामने वर्ड्स दिखे, टाइकून सिस्टम, अनलॉकिंग ऑल वेल्थ। एनर्जी मेरे पूरे शरीर में वेव की तरह दौड़ गई। फिर मैं जाग गया। मैं अपने बेड पर था। दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या ये सब एक सपना था? नहीं, मुझे हर वर्ड याद था। पैसा, पावर और एक ग्रैंडफादर जो आसमान के पार कहीं खो गया। सुबह हो चुकी थी। मैं तुरंत बेड से कूदकर अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगा। मैं हर रूम में भागा, उन्हें पुकारता रहा, लेकिन उनका बेडरूम खाली था। बेड अनटच्ड था। तभी एक ग्लोइंग ब्लू स्क्रीन कमरे में चमकी। एक आवाज आई, ढूंढने की जरूरत नहीं है। 99th होस्ट पहले ही 98th को ढूंढने जा चुका है। अब सब कुछ रियल लगने लगा। वह फैमिली सिस्टम जो मेरे पेरेंट्स ने बताया था मेरे सामने तैर रहा था। मैंने सांस रोकी। सिस्टम बोला, जब तुम्हारा अथॉरिटी लेवल काफी बढ़ जाएगा तब तुम इस प्लैनेट को छोड़कर उन्हें ढूंढ सकते हो। फिर उसने मिशंस दिखाए, स्पेंड मनी, शो ऑफ। मैं स्क्रीन को घूरता रह गया। यही प्लान था। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ गई क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। इतने पैसे के साथ अब ऐसा कभी नहीं होगा। पहला मिशन सामने आया, पूरी दुनिया को बताओ कि मैं सबसे अमीर आदमी हूँ। डेडलाइन 1 ईयर। मैं सोचने लगा कि शुरुआत कहाँ से करूं। पैसा खर्च करना था, ये क्लियर था, लेकिन किस पर? कार, हाउस, यही पहले आइडियाज आए। मैं पूरी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान रहा था। मुझे बड़े लेवल पर खर्च करना नहीं आता था। सिर्फ सोचकर ही सिर दर्द होने लगा। तभी सिस्टम फिर से आया, बिगिनर मिशन, लिव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर 10 मिलियन खर्च करो। रिवॉर्ड, तुम्हारा बॉडी ट्वाइस स्ट्रांग हो जाएगा। 10 मिलियन। मैं तुरंत खड़ा हो गया। मैंने अपनी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। सबसे बड़ी अमाउंट जो मैंने टच की थी वह मेरी कॉलेज फी थी, लेकिन 10 मिलियन उस ब्लैक कार्ड का सिर्फ एक छोटा हिस्सा था। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर शहर को देखने लगा। अब ये दुनिया पहले जैसी नहीं लग रही थी। सिस्टम चाहता था कि मैं बाहर जाऊं और पैसे खर्च करूं। 10 मिलियन कुछ भी नहीं है, सिस्टम ने कहा। हमारे बिजनेस हर सेकंड 20 मिलियन कमाते हैं। गोल्डन नंबर्स मेरे चारों तरफ हवा में भर गए। इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि मैं गिन भी नहीं पा रहा था। इस सिस्टम को बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। उसने पूछा, तुम्हारी ड्रीम कार क्या है? मैंने बिना सोचे कहा, अपोलो सन गॉड। तुरंत मेरे कमरे के बीच में उस कार का गोल्डन होलोग्राम दिखाई देने लगा। 5 मिनट्स बाद मेरा फोन बजा। मैंने उठाया। दूसरी तरफ एक अनजान आवाज थी। क्या आप मिस्टर चैन हैं? हमने आपके लिए एक कस्टम स्पोर्ट्स कार तैयार की है। उसने कहा, हम डिलीवरी अरेंज करने के लिए कॉल कर रहे हैं। मैं फ्रीज हो गया। मैंने कभी कोई ऑर्डर नहीं दिया था। मैंने तो बस नाम बोला था। क्या सिस्टम ने खुद ऑर्डर कर दिया? ये कैसे पॉसिबल था? मैं बेड पर बैठकर फोन को घूरता रहा। वह आदमी अब भी बोल रहा था, कस्टम डिजाइन, स्मार्ट कंट्रोल्स, बेस्ट फीचर्स। उसकी आवाज काम और प्रोफेशनल थी। हम इसे 2 वीक्स में डिलीवर कर देंगे, उसने कहा। मैंने कहा, जब रेडी हो जाए तो कांटेक्ट करना। उसने जवाब दिया,
आपकी सेवा करना हमारे लिए सम्मान है। मुझे अभी भी लग रहा था जैसे मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन कुछ तो गलत था। ऐसी कार्स को बनाने में नॉर्मली 6 मंथ्स या 1 ईयर लगता है, तो मेरी 2 वीक्स में कैसे रेडी हो गई? सिस्टम ने जवाब दिया, मैं हर मेजर स्पोर्ट्स कार कंपनी का 70% ओनर हूँ और उनका 90% प्रॉफिट मेरे पास आता है। कौन तुम्हें वेट करवाने की हिम्मत करेगा? मैं चुप रह गया। क्या मैं सच में उन सब कंपनीज का बॉस था? फेरारी, रोल्स रॉयस, एस्टन मार्टिन, पगानी, सिस्टम एक के बाद एक नाम गिनाता गया। वह सब मेरे थे और फिर भी मिलाकर मेरे टोटल वेल्थ का 8% भी नहीं बनते थे। अब मुझे समझ आया कि हमारा फैमिली कितना रिच है। मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। ये सब एक साथ समझना बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर सब सिंपल हो गया। 10 मिलियन मेरे लिए कुछ नहीं था। अगर पैसा कभी खत्म नहीं होगा तो मैं बिना डर के खर्च करूंगा। मैंने डेस्क से फोन उठाया, लाइव स्ट्रीम ऐप खोला और टॉपअप कंफर्म किया। 5 मिलियन तुरंत डाल दिए। स्क्रीन गोल्ड ग्लो करने लगी। कहीं ऑनलाइन एक व्यूअर ने नोटिफिकेशन देखा और तुरंत सर्च करने लगा कि ये कौन है जिसने 5 मिलियन खर्च कर दिए। 2 साल पुराना अकाउंट, लगभग कोई स्पेंडिंग हिस्ट्री नहीं। वह कंफ्यूज था। इधर मैं अपने कमरे में हल्की स्माइल के साथ बैठा था। ऑनलाइन लोग मुझे फूल कह रहे थे। कुछ कह रहे थे कि मैंने कंपनी का पैसा चुराया है। मैं हर कमेंट पढ़ रहा था और मुस्कुरा रहा था, लेकिन मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मेरा एक हिस्सा अब भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मैंने क्या किया। मैंने अपना चेहरा ढक लिया। 5 मिलियन एक टैप में खत्म। लेकिन फिर मैंने ऊपर देखा, ये तो बस शुरुआत थी। तुम्हें आदत हो जाएगी, सिस्टम ने कहा। मैंने सिर पकड़कर साई किया। सब कुछ बहुत तेजी से बदल गया था, लेकिन समर ब्रेक था और मुझे कहीं जाना नहीं था। आदत से मैंने एक गेमिंग स्ट्रीम खोली। मेरे फेवरेट स्ट्रीमर टीचर पू की। वह कॉमेडी गेमिंग कंटेंट करता था और मैं उसे महीनों से देख रहा था। पहले मैं उसे सिर्फ फ्री गिफ्ट्स देता था, लेकिन आज सब बदलने वाला था। मैंने एक साथ लगभग 8000 पैंडा गिफ्ट्स भेज दिए, 500,000 के। मैं आर्म्स क्रॉस करके पीछे लीन हो गया। अब पैसे खर्च करना डरावना नहीं लग रहा था। उसके स्ट्रीम पर टीचर पू अपनी सीट से लगभग कूद गया। चैट इतनी तेजी से चल रही थी कि बस कलर्स ही कलर्स दिख रहे थे। व्यूअर्स पागल हो गए थे। ये रिच आदमी आया कहाँ से? मैं हाथ जोड़कर बैठा केओस देख रहा था। यह किसी गेम से भी ज्यादा मजेदार था। दूसरी तरफ टीचर पू खुद को संभाल कर चेयर पर बैठा। उसने पहले भी बिग स्पेंडर्स देखे थे, लेकिन इतना नहीं। वह स्क्रीन को घूर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। थैंक यू बॉस, उसने माइक में चिल्लाया। 8000 पैंडाज, ये इंसेन है। अभी आपको मॉडरेटर बनाता हूँ। वह हंसते हुए बोला, हम साथ में गेम्स खेल सकते हैं। मुझे चैट पर ऐड करो भाई। थोड़ी देर बाद मेरे अकाउंट पर मॉडरेटर बैज आ गया। मैंने बिना सोचे उसे कांटेक्ट भेज दिया। मैंने मैसेज किया, शायद कभी तुम्हारे सिटी आकर तुम्हें डिनर खिलाऊंगा, लेकिन अभी मैं दूसरे रूम्स चेक करना चाहता हूँ। फिर मैंने एक और स्ट्रीम खोली और 1000 पेंडाज और भेज दिए। मैं पीछे बैठ गया, ठुड्डी हाथ पर टिकाकर। अब स्पेंडिंग का डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। मैंने अपनी फॉलो लिस्ट खोली और अगला टारगेट देखने लगा। एक और स्ट्रीमर ऑनलाइन थी, एक लड़की जिसका नाम सिन्यू था। वह हर रात पियानो बजाती और गाती थी। वह अपने ग्रैंड पियानो पर बैठी थी। उसके पीछे खिड़की से वार्म लाइट आ रही थी। मैंने आंखें बंद की और उसकी आवाज सुनी। उसकी आवाज ने बाकी सब कुछ गायब कर दिया, लेकिन उसके रूम की चैट बिल्कुल शांत नहीं थी। ये उसके फैंस की वजह से नहीं था। भीड़ मेरे पीछे पीछे आई थी। हर कोई उस बिग स्पेंडर को देखना चाहता था। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं फिर से करूंगा? उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उसकी व्यूअर काउंट 60,000 तक पहुंच गई। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मैंने बिना कुछ कहे फोन उठाया। एक और 1000 पैंडास। सिन्यू बीच में ही रुक गई। उसके हाथ उसके मुंह पर चले गए। उसने कैलकुलेटर उठाया। 500 पर गिफ्ट, 1000 गिफ्ट्स, टोटल 500,000। उसका हिस्सा 250,000 था। उसने हाथ जोड़कर मुस्कुराया। उसे लगा जैसे वह दुनिया की सबसे लकी इंसान है। लेकिन फिर उसने यूजर नेम देखा और उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसके स्ट्रीम पर रोज सिर्फ 2000 व्यूअर्स आते थे और यह नाम हर रात आता था। वह शांत व्यूअर जो कभी कुछ स्पेंड नहीं करता था। वह कुर्सी पर पीछे झुक गई। यह वही इंसान था जो हमेशा से वहां था। वह सही वर्ड्स नहीं ढूंढ पा रही थी, बस बार बार थैंक यू कह पा रही थी। नीचे कमेंट्स रुक ही नहीं रहे थे। चैट थमने का नाम नहीं ले रही थी। ये स्ट्रीमर अब फेमस होने वाली है, किसी ने लिखा। सिन्यू हर शब्द पढ़ रही थी। उसके हाथ उसके सीने पर थे। दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी एक मैसेज ने उसे रोक दिया। ये सीधा उसके दिल तक पहुंच गया। वह अपने चेहरे को संभालने की कोशिश करती रही। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह मैसेज मैंने खुद लिखा था। मुझे नहीं पता तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें लंबे समय से देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि तुम खुश नहीं हो। स्क्रीन के उस तरफ सिन्यू आगे झुक गई। वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मुझे उम्मीद है तुम्हारा सिंगिंग और पियानो तुम्हें जल्द खुश करेगा, मैसेज में लिखा था। चैट फिर एक्सप्लोड हो गई। ये सिर्फ रिच नहीं है, इसके पास दिल भी है, किसी ने लिखा। सिन्यू ने अपने हाथ के पीछे से आंखें पोंछी और गहरी सांस लेने की कोशिश की। उसने धीरे से पूछा, क्या कोई सॉन्ग है जो तुम सुनना चाहते हो? मैंने अपने फेवरेट इंग्लिश सॉन्ग का नाम टाइप किया और भेज दिया। उसकी उंगलियां कीज पर चली गईं और उसने बजाना शुरू किया। जब आखिरी नोट खत्म हुआ, मैंने फिर से स्क्रीन टैप किया। एक और 1000 पेंडास।
चैट फिर पागल हो गई। इसके बाद मैं रुकने वाला नहीं था। एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम पर जाता रहा, जैसे मन करे वैसे स्पेंड करता रहा। छोटा या बड़ा फर्क नहीं पड़ता था। हर स्ट्रीमर जिसे मैं पसंद करता था उसे कम से कम 99 पैंडास मिलते थे। पूरा दोपहर ऐसे ही निकल गया। 10 मिलियन, सब कुछ एक ही आफ्टरनून में स्ट्रीमिंग पर खर्च हो गया। सिस्टम का टास्क आखिर पूरा हो गया। मुझे कुछ महसूस होना चाहिए था, लेकिन मैं बस नम था। फोन मेरे हाथ में ऐसे चमक रहा था जैसे उसमें अपनी जान हो। उसी प्लेटफॉर्म पर एक लेजेंड जन्म ले चुका था, एक मिस्ट्री यूजर जिसने 3 आवर्स में 10 मिलियन खर्च कर दिए। वह मैं था। तभी अचानक मेरे पूरे शरीर में बिजली की तरह झटका लगा। हर मसल और हर बोन जलने लगी। 5 मिनट्स बाद मैं हिल भी नहीं पा रहा था। सिस्टम बोला, कंग्रेचुलेशंस 100th होस्ट, तुम्हारा बॉडी अब पहले से ट्वाइस स्ट्रांग है। मैंने अपने हाथ खोले बंद किए, वही हाथ, लेकिन एहसास पूरी तरह अलग। मैंने पूछा, यह अभी क्या था? एक गोल्डन सर्कल सामने आया। सिस्टम बोला, यह एनर्जी 99th होस्ट ने सेव की थी। पूरी जिंदगी की जमा पावर जो तुम्हें नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा बना सकती है। लेकिन तुम्हारे फादर ने ऑर्डर दिया था कि यह पावर धीरे धीरे मिले, टास्क्स के रिवॉर्ड्स के जरिए। अगर एक साथ मिलती तो तुम्हारी ग्रोथ के लिए खराब होता। सिस्टम ने कहा, ये बात समझ में आई। जल्दी मिली पावर सिर्फ शॉर्ट टर्म में काम आती है। मैंने मुट्ठी बंद की। इतना छोटा बूस्ट भी इनक्रेडिबल लग रहा था। बाकी बाद में आएगा जब मेरा लेवल बढ़ेगा। सिस्टम ने कहा, एक और बात, मैंने तुम्हारे लिए एक बटलर अरेंज किया है। एक आदमी जिसे पिछले होस्ट ने मदद की थी, वह अभी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। मैंने हैंडल पकड़ा और दरवाजा खोला। एक बूढ़ा आदमी तेजी से अंदर आया, इतना एक्साइटेड कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसने कहा, आप यंग मास्टर चैन होंगे। उसकी आंखें चौड़ी थीं। मैं आज अपनी ग्रैंड डॉटर को भी लाया हूँ ताकि वह आपके एसेट्स ट्रांसफर में मदद कर सके। मैंने उसका हाथ मिलाया और कहा, कृपया अंदर आइए। सच कहूं तो मुझे कल ही पता चला कि हमारा फैमिली असल में कितना ओन करता है। मैंने उससे कहा। हम साथ बैठकर टी पीने लगे। उसकी ग्रैंड डॉटर उसके पास चुपचाप खड़ी थी। मैंने कहा, मिस्टर ज्वांग, आपको मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। वह बोला, मुझे ओल्ड ज्वांग ही बुलाओ। उसका बेटा मेरी कंपनीज संभालता था और उसकी ग्रैंड डॉटर ज्वांग यिंग मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनने वाली थी। उसने कहा, वह आपकी हर जरूरत में मदद करेगी। मैंने कहा, लेकिन मैं तो बस एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मुझे असिस्टेंट की क्या जरूरत है? ओल्ड ज्वांग मुस्कुराया। तुम हर बिजनेस मैटर खुद हैंडल नहीं कर सकते, उसने कहा, और इसके अलावा उसके पास ऑक्सफोर्ड से मास्टर्स डिग्री है। वह मुझे देखकर मुस्कुराई। ऑक्सफोर्ड बिजनेस मैनेजमेंट बुरा नहीं था, उसकी बात सही थी। मुझे अपने ही पैसे के बारे में कुछ नहीं पता था। अगर मैं कल कैश खत्म कर दूं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने मान लिया कि उसे साथ रखना सही रहेगा। सब सेटल होने के बाद ओल्ड ज्वांग चला गया। मैं बैल्कनी पर गया और रेलिंग पर झुक गया। उसकी कार रोल्स रॉयस थी। ड्राइवर दरवाजे के पास खड़ा था। हुड पर गोल्डन फिगर सनलाइट में चमक रही थी। रोल्स रॉयस, प्राइवेट ड्राइवर, फॉर्मल सूट। ये आदमी बहुत वेल्थी था, फिर भी वह सिर्फ मेरे फैमिली का मैनेजर था। वह भी सिर्फ मेरे ग्रैंडफादर की फॉर्च्यून का छोटा हिस्सा संभालता था। उसके जाने के बाद मैं और ज्वांग यिंग कुछ देर चुप बैठे रहे। वह मुझे ध्यान से देख रही थी, जैसे समझ रही हो कि मैं कैसा इंसान हूँ। लेकिन एक छोटे कमरे में एक लड़का और लड़की अकेले बैठे हों तो थोड़ा ऑकवर्ड होता है। उसने ही साइलेंस तोड़ा। क्यों ना आप कहीं नया मूव करें? उसने कहा, यह जगह आपके लिए बहुत छोटी है। मैंने कमरे के पुराने वॉल्स और छोटे बेड को देखा। वह सही थी। उसने कहा, आपके पास हर मेजर सिटी में प्रॉपर्टी है, आप कहाँ रहना चाहेंगे? मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं चेयर पर पीछे झुक गया। इतना तो देश का सबसे रिच आदमी भी ओन नहीं करता होगा। मैंने कहा, जांगनन यूनिवर्सिटी के पास, मैं वहां पढ़ने वाला हूँ। ज्वांग यिंग ने तुरंत बैग से टैबलेट निकाला और तेजी से सर्च करने लगी। कुछ ही सेकंड्स में रिजल्ट्स भर गए। डजन्स ऑफ लिस्टिंग्स। मैं स्क्रीन की तरफ झुका। उसने एक जगह दिखाते हुए कहा, यह मिल गया। जांगनान यूनिवर्सिटी से 3.5 किलोमीटर दूर, प्राइवेट विला एरिया, यूरोपियन आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन। मैं पानी पी रहा था जब उसने कहा, 1600 स्क्वायर मीटर से ज्यादा, टोटल वैल्यू 280 मिलियन। मैं इतना जोर से खांसा कि टेबल पर झुक गया। एक घर के लिए 280 मिलियन? मैंने कहा, मतलब 180,000 पर स्क्वायर मीटर? ज्वांग यिंग मुस्कुराई। उसे मेरा रिएक्शन मजेदार लग रहा था। उसने कहा, अगर आप देखना चाहें तो अभी चल सकते हैं। मैंने तुरंत कहा, चलते हैं। मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने कमरे को आखिरी बार देखा। बस एक चीज लेनी थी, एक फोटो जिसमें मैं और मेरे पेरेंट्स साथ मुस्कुरा रहे थे। मैं उसे हाथ में लेकर दरवाजे की तरफ चला। डोरवे पर रुककर पीछे देखा। दिल खाली सा लग रहा था। 20 साल इस जगह में बिताए और अब एक पल में सब छोड़कर जा रहा था। ज्वांग यिंग ने तुरंत नोटिस किया। उसने कहा, मैं किसी को यहाँ रेगुलरली क्लीन करने भेज दूंगी, आप कभी भी वापस आ सकते हैं। मैंने सिर हिलाया। उस समय मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। उसने झुककर नमस्कार किया और मुझे बाहर ले गई। हम दोनों नीचे आए और पार्किंग एरिया की तरफ चले। जैसे ही ज्वांग यिंग ने बाहर खड़ी पोर्शे देखी, वह रुक गई। उसने पूछा, आप सच में यह ड्राइव करते हैं? वह मेरी कार को ऐसे देख रही थी जैसे कोई बेकार चीज हो। जब मेरे फादर ने पहली बार फैमिली के बारे में बताया था, मुझे लगा था ये कार रेंटेड है,
लेकिन उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि इसे ओन करना भी एम्बैरेसिंग है। उसने कहा, मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक कस्टम स्पोर्ट्स कार ऑर्डर कर दी है, 2 वीक्स में आ जाएगी। मैंने कहा, ड्राइवर की जरूरत नहीं है, लोग मुझे रोड किंग कहते थे। वह बस मुझे घूरती रह गई। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मुझे तुरंत पछतावा हुआ। मैंने अपनी जिंदगी में मुश्किल से ही गाड़ी चलाई थी, लेकिन जैसे ही मैं स्टीयरिंग के पीछे बैठा, मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। मेरा बॉडी अभी अभी डबल हुआ था। स्टीयरिंग पर मेरी पकड़ स्टेडी थी, मेरी नजरें शार्प थीं और मेरे रिएक्शंस पहले से कहीं तेज थे। चांगनन तक एक सिंपल ड्राइव थी, चिंता की कोई बात नहीं। मैंने स्मूथली कार बाहर निकाली, जैसे मैं यह हजारों बार कर चुका हूँ। अगर तुम थक जाओ तो मुझे ड्राइव करने देना, ज्वांग यिंग ने कहा। फिर उसकी आवाज धीमी हो गई। मेरे ग्रैंडफादर का पूरा परिवार आपके परिवार का कर्जदार है, उसने कहा। अगर आपके ग्रैंडफादर नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। वह बोलती रही। उसकी आवाज काम थी, लेकिन वर्ड्स भारी थे। अगर हम इस रोड पर एक्सीडेंट में मर भी जाएं, उसने कहा, तो भी हम वही लाइफ लौटा रहे होंगे जो आपके फैमिली ने हमें दी थी। मैंने पूछा, क्या सच में इतना सीरियस है? मेरे ग्रैंडफादर कैसे इंसान थे? उन्होंने ऐसा क्या किया कि एक पूरा परिवार इतना लॉयल हो गया? ज्वांग यिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप आगे देखती रही। मैंने गियर बदला और एक्सीलरेटर दबाया। सामने आसमान खुला और साफ था। ऐसा लग रहा था कि आज से हर दिन कुछ नया लेकर आएगा। थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए। गेट पर लिखा था जांगनन विला। जांगनन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने के कारण मैंने इसके बारे में सुना था। मेरे रूममेट्स इसके बारे में बात करते थे। यहाँ के सबसे सस्ते घर 80,000 पर स्क्वायर मीटर से शुरू होते थे। हम कार से उतरे और मेन बिल्डिंग की तरफ चले। सबसे छोटा विला भी 200 स्क्वायर मीटर्स का था। इतना पैसा तो लोग पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाते। अंदर का लॉबी एक 5 स्टार होटल जैसा था और अब मैं पूरे कॉम्प्लेक्स का सबसे बड़ा विला ओन करता था। ज्वांग यिंग मुझे सर्विस सेंटर ले गई। ये हाई एंड कैफे जैसा है, उसने कहा। यहाँ सब कुछ ओनर्स के लिए फ्री है। फ्रंट डेस्क पर बैठी लड़की मुस्कुराई। हेलो, मेरा नाम श्याओवेन है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? ज्वांग यिंग आगे बढ़ी। हेलो, मैं मिस्टर चेन की प्राइवेट असिस्टेंट हूँ। हम विला नंबर 1 की कीज लेने आए हैं। श्याओवेन का पेन लगभग गिर गया। वह शॉक में फ्रीज हो गई। विला नंबर 1 सालों पहले सेल हो चुका था, लेकिन कोई वहां रहने नहीं आया था। उसने जल्दी से खुद को संभाला और स्वीट स्माइल दी। ऑफ कोर्स, हमें बस कुछ पेपर वर्क कंप्लीट करना है। ओनर का आईडी और प्रॉपर्टी डीड दिखाइए, उसने कहा। उसकी नजरें मेरे और ज्वांग यिंग के बीच घूम रही थीं। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि ओनर कौन है। उसने एक पल के लिए मुझे देखा, फिर नजर हटा ली। उसके दिमाग में ओनर कोई मिडिल एज्ड बिजनेसमैन था, मैं नहीं। ज्वांग यिंग ने मेरी तरफ देखा। प्रॉपर्टी डीड ढूंढो, डिलीवर हो चुका होगा। शाओवेन ने फोन उठाया और चेक किया। पैकेज 1 घंटे पहले आ चुका था, लेकिन सील होने की वजह से किसी ने उसे खोला नहीं था। ब्लैक पैकेज रेड वैक्स सील के साथ काउंटर पर रखा था। एक स्टाफ मेंबर उसे केयरफुली लेकर आया। हमें ओनर का आईडी भी चाहिए, शाओवेन ने कहा। मैंने बैग से अपना आईडी निकाला और काउंटर पर रख दिया। यह काम सिर्फ मैं ही कर सकता था। जैसे ही ज्वांग यिंग ने यंग मास्टर कहा, फ्रंट डेस्क की सभी लड़कियों का एक्सप्रेशन बदल गया। उन्होंने पहले ही मान लिया था कि मैं ओनर नहीं हो सकता, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। पेपर वर्क पूरा होने के बाद हमें प्राइवेट लाउंज में ले जाया गया। पीछे बार लगा हुआ था। ज्वांग यिंग मेरे पास खड़ी थी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, वेलकम टू द वीवीवीआईपी रूम। फिर वह थोड़ा झुककर मेरे करीब आई और धीरे से बोली, यंग मास्टर चेन, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, फ्रंट डेस्क की कोई भी लड़की आज रात आपके साथ आना चाहेगी। क्या मैं अरेंज करूं? मैं पूरी तरह ऑकवर्ड हो गया। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ 2.5 साल होने के बावजूद मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं किया था सिवाय हाथ पकड़ने के। मैं अभी भी पूरी तरह इनोसेंट था। ऐसी टीजिंग सीधा मेरे दिमाग पर हिट कर रही थी। ज्वांग यिंग मुझे एक वार्म स्माइल के साथ देख रही थी। उसने अपना मुंह ढककर धीरे से हंसी, क्लियरली मेरे रिएक्शन का मजा ले रही थी। मेरा चेहरा जल रहा था। वह रुकने वाली नहीं थी। उसने कहा, तुम्हारे स्टेटस के साथ तुम्हें हजारों खूबसूरत लड़कियां मिलेंगी, हजारों। ये सुनकर ही मेरा दिमाग घूम गया। उसने आगे कहा, तुम्हें जल्दी अपना माइंडसेट बदलना होगा, नहीं तो बाद में मुश्किल होगी। मैं और टीज नहीं झेल सकता था, इसीलिए मैं आगे झुककर बोला, बाकी लड़कियों को छोड़ो, अगर किसी को मेरा बेड वार्म करना है तो तुम खुद क्यों नहीं करती? उसकी स्माइल तुरंत गायब हो गई। उसका मुंह खुला रह गया, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसके गाल तुरंत लाल हो गए। जो वर्ड्स वह कहने वाली थी वहीं अटक गए। मैं काउच पर पीछे झुक गया और हंस पड़ा। आखिरकार एक बार मैं जीत गया। 5 मिनट्स बाद एक आदमी ब्लैक सूट में अंदर आया और गहराई से झुक गया। मैं वांग जिहाई हूँ, प्रॉपर्टी मैनेजर। आपको जो भी चाहिए मुझसे कांटेक्ट कीजिए, उसने कहा और अपना बिजनेस कार्ड दोनों हाथों से आगे बढ़ाया। लेकिन ज्वांग यिंग बीच में आ गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, हर कोई मेरे यंग मास्टर से सीधे बात नहीं करता। हम लंबा सफर तय करके आए हैं, उन्हें रेस्ट चाहिए। कमरे का माहौल अचानक ठंडा हो गया। वांग जिहाई तुरंत समझ गया कि वह ज्यादा ईगर हो गया था। शायद मैं फ्रेंडली लग रहा था, लेकिन ज्वांग यिंग ऐसी नहीं थी जो किसी को पास आने दे। उसने फिर कहा, कृपया मेरी कार से विला चलिए, अभी थोड़ा दूर है। ज्वांग यिंग ने सिर हिलाया,
नहीं, हम खुद ड्राइव करेंगे, आप रास्ता दिखाइए। मैं खड़ा हुआ, जैकेट सीधा किया। अब इस जगह को देखने का समय था। वांग जिहाई थोड़ा उदास दिखा, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। प्लीज फॉलो मी, उसने कहा और आगे चल दिया। उसकी कार एक मेबाच थी, करीब 3 मिलियन युएन की, लेकिन जब उसने पार्किंग में मेरी पोर्शे देखी तो वह कंफ्यूज्ड हो गया। विला नंबर 1 के ओनर के लिए यह कार बहुत सिंपल लग रही थी। मैंने भी अपनी पोर्शे को देखा। ज़ुआंगयिंग सही थी, नई कार जरूरी थी। दोनों कार्स एक के पीछे एक चल पड़ी। विला नंबर 1 तक जाने के लिए एक प्राइवेट रोड थी, अपना गार्ड भी था। और फिर मैंने उसे देखा। फाउंटेन के पीछे खड़ा विला पूरी तरह रोशनी में नहाया हुआ, जैसे कोई छोटा शहर हो। मुझे लगा था मैं तैयार हूँ, मैं नहीं था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर और कस गए। यह हाउस नहीं था, मैंशन भी नहीं, इसे पैलेस कहना गलत नहीं होगा। मैंने कार पार्क की और बस उसे देखता रह गया। ज़ुआंगयिंग मेरे पास खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पता हो मैं अंदर जाना चाहता हूँ। वांग जिहाई ने कीज और डॉक्यूमेंट्स उसे दिए, झुककर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने पूछा, तुम उसके साथ इतनी कोल्ड क्यों थी? उसने डोर पर हाथ रखा और सीरियस होकर बोली, उस जैसे लोग सिर्फ इसलिए बात करते हैं क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। मैंने उसकी आंखों में ग्रीड देखी। उसने कहा, ऐसे लोग तुम्हारे टाइम के लायक नहीं होते। मैंने धीरे से सिर हिलाया। उसकी बात में कुछ ऐसा था जो दिल में बैठ गया। इस दुनिया के बारे में मुझे अभी बहुत कुछ सीखना था, लेकिन कम से कम मैं अकेला नहीं था। हम अंदर गए। सबसे पहले जो मैंने देखा वह एक क्रिस्टल शैंडलियर था, जो एक छोटे कमरे जितना बड़ा था। फ्लोर टाइल्स इतने क्लीन और चमकदार थे कि मुझे उन पर कदम रखने में डर लग रहा था। ज़ुआंगयिंग ने कहा, ये टाइल्स कस्टम मेड हैं। हर टाइल के ऊपर क्रिस्टल लेयर है। हर टाइल की कीमत करीब 5,000 युएन है। 5,000 पर टाइल मतलब 30,000 पर स्क्वायर मीटर सिर्फ फ्लोर के लिए। शहर के अपार्टमेंट्स भी इतने महंगे नहीं होते। और यह तो सिर्फ फ्लोर था। फिर वह एंट्रेंस के पास एक ब्लू व्हाइट वास के पास रुकी। उसने कहा, यह तुम्हारे एंसेस्टर से चला आ रहा है। आज की कीमत में हर एक कम से कम 12 मिलियन युएन का है। मैंने उस वास को देखा। मेरे पैरों ने साथ छोड़ दिया। मैं जमीन पर गिर गया, हाथों के सहारे। पूरा हॉल मेरे सामने एक प्राइवेट म्यूजियम जैसा फैला हुआ था। हर वॉल पर पेंटिंग्स थीं, ग्लास के पीछे स्कल्पचर्स रखे थे। मेरे एंसेस्टर्स कितने अमीर थे। उन्होंने प्राइसलेस एंटीक्स को ऐसे ही फ्रंट डोर के पास सस्ता डेकोरेशन बनाकर छोड़ दिया था। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा। यह सिर्फ एंट्रेंस नहीं है, ज़ुआंगयिंग ने अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं हॉल पार करके दौड़ा और रुक गया। गोल्डन फ्रेम में स्टारी नाइट टंगी थी, वैन गॉग की असली पेंटिंग। नीचे कॉर्नर में गोल्ड पेंट से एक वर्ड लिखा था, विंसेंट। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। ये सच नहीं हो सकता था। उसके नीचे डच में लिखा था, थैंक्स टू माई चाइनीज फ्रेंड, और खुद विंसेंट वैन गॉग का सिग्नेचर था। वैन गॉग ने यह पेंटिंग मेरे एंसेस्टर को गिफ्ट की थी। मैंने माथे पर हाथ रखा और सांस लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। मैं पूरी तरह नम हो गया था। तभी एक ब्लू लाइट मेरे पास आई, सिस्टम का मैसेज। 91st जनरेशन के एंसेस्टर ने वैन गॉग की मदद की थी जब वह सबसे गरीब था, और अब यह पेंटिंग $600 मिलियन की थी। मेरा हाथ मार्बल पिलर से फिसल गया। मैं जमीन पर बैठ गया और हवा को घूरता रहा। एक पेंटिंग के लिए 600 मिलियन। ज़ुआंगयिंग हल्के से मुस्कुराई। अब तुम्हें वो पुरानी कहावत समझ आई, उसने कहा। गरीब होने से मेरी इमेजिनेशन हमेशा लिमिटेड रही थी। मैं पिलर के सहारे बैठा था, पीछे स्टारी नाइट चमक रही थी, लेकिन मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। ये सब सिर्फ आउटर हॉल है, उसने डोरवे की तरफ इशारा करते हुए कहा। असल कलेक्शन स्टडी में है। मैं जमीन पर गिर गया और अपना चेहरा ढक लिया। वह बोलती रही, पगनीनी का वायलिन, शोपेन का पियानो। मैंने छत की तरफ खाली नजरों से देखा। अब रिएक्ट करने की भी एनर्जी नहीं थी। ज़ुआंगयिंग डोरवे में खड़ी शांत मुस्कान के साथ मुझे देख रही थी। उसके पास एक और बात थी बताने के लिए। मैं अभी भी जमीन पर था जब उसके अगले वर्ड्स ने मुझे ऑलमोस्ट बेहोश कर दिया। आज रात तुम कहाँ सोना चाहोगे? उसने पूछा। वह विंडो के पास गई और बाहर चमकते विलास की तरफ इशारा किया। वह सारे 20 तुम्हारे हैं। मैं धीरे से उठा। मैं कोई खाली वाला चुन लूंगा। उसने सिर हिलाया। कुछ भी चाहिए हो तो कॉल करना। मैं फिर से फ्लोर पर लेट गया। मेरा दिमाग ब्रेक चाहता था। रुको, मैंने खुद को उठाते हुए कहा। क्या यह पूरा एरिया मेरा है? उसने काल्मली कहा। 300 स्क्वायर मीटर से छोटे हाउसेस तुम्हारे नहीं हैं। वे लो क्वालिटी हैं। 300 स्क्वायर मीटर्स लो क्वालिटी? मेरा चेहरा ट्विच करने लगा। उसने मुंह ढककर हंसी। बड़े हाउसेस तुम्हारे सर्विस टीम के लिए हैं, क्लीनर्स, डॉक्टर्स, बाकी स्टाफ, टोटल 200 से ज्यादा लोग। फिर वह मुड़कर चली गई। मैं काउच पर बैठकर उसे जाते हुए देखता रहा। उसके जाते ही मैंने खुद को जोर से थप्पड़ मारा। गाल में जलन हुई, शार्प और रियल। ये सपना नहीं था। ये ग्रैंड हॉल, ये पेंटिंग्स, ये $1 बिलियन एंटीक्स, सब मेरे थे। तभी मेरा पेट गुर्राया। इतनी वेल्थ, और मैंने घंटों से कुछ खाया नहीं था। मेरी नजर कॉफी टेबल पर गई। वहां सैटेलाइट फोन रखा था। मैंने उठाया। हेड शेफ का नंबर ऑलरेडी सेव था। मैंने तुरंत डायल किया।
कुछ खाने को बना सकते हैं? मैंने पूछा। यंग मास्टर, हेलो, आवाज आई। आप क्या खाना चाहेंगे? हम कुछ भी बना सकते हैं। मैं मुस्कुराया। शेफ्स बड़े दावे करते हैं। मैंने टेस्ट करने का सोचा। अगर मुझे गोल्डन ट्यूना चाहिए, मैंने पूछा, क्या आप ला सकते हैं? दूसरी तरफ थोड़ी देर की चुप्पी हुई। शायद वे सच में कर सकते थे। हमारे पास 10 प्राइवेट जेट्स हैं, शेफ बोला। हर हफ्ते वे दुनिया भर से फ्रेश इंग्रेडिएंट्स लाते हैं। कल ही हमने फ्रेश गोल्डन ट्यूना फ्रीजर में रखा है। मैंने सिर झुका लिया। मैं अभी आपके लिए बनवाता हूँ, यंग मास्टर, उसने कहा। मैंने सिर पीछे टिकाया और आंखें बंद कर लीं। पैसा सच में सब कुछ कर सकता था। 10 प्राइवेट जेट सिर्फ ग्रोसरी लाने के लिए। मैं खड़ा हुआ, हाथ कमर पर रखे। क्या इससे भी एक्सट्रीम कुछ हो सकता है? शायद हाँ, इस हाउस में जरूर। मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने जल्दी से कहा, बस नूडल्स बना दो, थोड़ा सी फूड और वेजिटेबल्स डाल देना, कुछ फैंसी नहीं। 20 मिनट्स, आवाज आई। कोई आपके डोर पर लेकर आ जाएगा। मैंने कॉल काटा और काउच पर गिर गया। इस लाइफ की आदत डालने में समय लगेगा। जब मैं इंतजार कर रहा था, मैंने नहाने का फैसला किया। पानी कुछ अलग लगा, जैसे कोई नेचुरल हॉट स्प्रिंग हो। वो एहसास इतना अच्छा था कि नॉर्मल नहीं लग रहा था। जैसे ही मैं बाहर निकला, दरवाजे पर नॉक हुआ। एक यंग आदमी वेस्ट पहने हॉलवे में खड़ा था, हाथ में स्टीमिंग बोल। नूडल्स सिंपल दिख रहे थे, वार्म ब्रॉथ, फ्रेश ग्रीन्स और कुछ मीट के पीसेस। मैं अभी आधा बात रेडी ही था जब मैंने दरवाजा खोला। उसने एक बार भी पलक नहीं झपकाई। उसने ट्रे पोलाइटली आगे बढ़ाई। वो हेड शेफ का बेटा था, यंग लेकिन शार्प। मैंने थैंक्स कहा और फूड कंटेनर ले लिया। फिर उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। मैंने उसे टेबल पर रखा और लाइट उठाया। स्टीम का एक बादल ऊपर उठा। अंदर का बोल छोटे बेसन जितना बड़ा था। नूडल्स के ऊपर पूरा किंग क्रैब रखा था, ब्राइट रेड और ब्रॉथ से भरा हुआ। मैं बैठ गया और चॉपस्टिक्स उठा लिए। इतना सिंपल भी नहीं था लगता है, लेकिन मैं इतना हंग्री था कि कंप्लेन करने का टाइम नहीं था। हर बाइट पहले से बेहतर था। नूडल्स खत्म होने के बाद मैंने क्रैब लेग्स एक एक करके तोड़े। जब सब खत्म हो गया, मैंने क्रैब क्लॉ उठाकर उससे अपने दांत साफ किए। एक रिच आदमी का टूथपिक। खाने के बाद मैं बेडरूम में गया। विंडो के पास एक बड़ा कर्व्ड मॉनिटर रखा था। पीछे सिटी लाइट्स चमक रही थीं। मैंने स्पेक्स चेक किए। ग्राफिक्स कार्ड 890 था, जो अभी पब्लिक के लिए अवेलेबल भी नहीं था। मैंने पावर बटन दबाया। स्क्रीन 1 सेकंड से भी कम में ऑन हो गई। हर रात सोने से पहले मेरी एक छोटी हैबिट थी। मैं शिंगयू नाम की एक लड़की का लाइव स्ट्रीम खोलता और उसकी सिंगिंग सुनता। इसीलिए बिना सोचे मैंने उसका चैनल खोल दिया। उसके पेज पर अब 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। कुछ ही दिनों में 50,000 से यहाँ तक पहुंच गई थी। ऐसा जंप अपने आप नहीं होता, ये मेरी डोनेशंस की वजह से था। जैसे ही मैं ज्वाइन हुआ, एक बड़ा वेलकम बैनर स्क्रीन पर आ गया। वेलकम बॉस लू। चैट एक्सप्लोड हो गया। मैसेजेस इतनी तेजी से आ रहे थे कि एक भी पढ़ नहीं पा रहा था। फैंस कह रहे थे कि उन्हें पता था मैं आ जाऊंगा। वो पूरे शाम से वेट कर रहे थे। मैं चेयर पर पीछे झुक गया और स्क्रीन देखने लगा। किसी और के चैट रूम में फेमस होना अजीब लग रहा था। शिंगयू ने नॉइज इग्नोर किया और सीधा कैमरा में देखा। बिग स्पेंडर, कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हो? उसने पूछा। मैंने टाइप किया, जो तुम्हें पसंद हो वो गाओ। फिर मैंने आंखें बंद कर लीं और म्यूजिक को कमरे में फैलने दिया। उसकी वॉइस सॉफ्ट और स्टेडी थी और एक स्लो सॉन्ग के बीच में एक थॉट आया जिससे मेरा चेहरा गर्म हो गया। रियल लाइफ में शिंगयू कैसी होगी? मैं पीछे झुककर सोचने लगा। खुद को रोके बिना मैंने उसे प्राइवेट मैसेज भेज दिया। कुछ ही मिनट्स में हम वी चैट पर कनेक्ट हो गए। मैंने जल्दी से हेलो भेजा। उसका रिप्लाई तुरंत आया। कोई गलत आइडिया मत बनाना, उसने लिखा। मैं स्क्रीन को घूरने लगा। मैंने उंगलियां चटकाईं। वो इंटरेस्टिंग थी। उसके बाद मैं उसकी सिंगिंग सुनता रहा। किसी क्वाइट सॉन्ग के दौरान मैं चेयर पर ही सो गया। जब मेरी आंख खुली, सूरज काफी ऊपर आ चुका था। अगले दिन दोपहर हो चुकी थी। मैं बाथरोब पहनकर हॉलवे में गया और हेड शेफ से कहा कि आज बाहर खाऊंगा। फिर मैंने फोन चेक किया और फ्रीज हो गया। कल रात शिंगयू को ऐड करने के बाद मैं बिना कुछ बोले सो गया था। मैंने उसका चैट खोला। मेरा लास्ट मैसेज वही हेलो था। मैंने जल्दी से टाइप किया, सॉरी, कल शिफ्टिंग में बिजी था और तुम्हारे सॉन्ग सुनते सुनते सो गया। उसका रिप्लाई सेकंड्स में आ गया। मैंने आईब्राउ उठाई। कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम जैसे रिच लोग हमेशा बिजी रहते हो, उसने लिखा। मैं मुस्कुराया। फिर मैंने रिप्लाई किया और बताया कि मैं अभी जांगनन सिटी में शिफ्ट हुआ हूँ। मैं हॉलवे में चलते हुए उससे चैट कर रहा था। मैं गार्डन में बाहर आया, फोन हाथ में था। मैंने लिखा, मेरा स्कूल यहीं पास में था, मैं कुछ समय यहीं रहूंगा। उसका रिप्लाई तुरंत आया। उसे यकीन नहीं हुआ कि मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। उसका वॉइस मैसेज प्ले हुआ। मुझे लगा तुम कम से कम 40 या 50 साल के हो, उसने कहा। मैं हंसा और बताया कि मैं सिर्फ 20 साल का हूँ, यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में। मैंने अपने स्कूल का नाम टाइप किया, जांगनन यूनिवर्सिटी। उसका अगला वॉइस मैसेज लंबा था। उसने बताया कि वो भी जांगनन यूनिवर्सिटी में है, म्यूजिक पढ़ रही है। मैं चलते चलते रुक गया। सेम सिटी, सेम स्कूल। ये सच में सरप्राइज था।
उसने ये भी कहा कि उसके फैंस पूरी रात गेस कर रहे थे कि मैं कौन हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि मैं एक स्पॉइल्ड रिच किड हूँ जो कभी पढ़ाई नहीं करता। दूसरे लोग कहते थे कि मैं एक कंपनी बॉस हूँ। उनमें से कोई भी पास तक नहीं पहुंचा। मैं उस पर मुस्कुराया। मैंने आंखें घुमा दी। कौन कहता है कि रिच किड को स्टूपिड होना ही चाहिए? मैं टॉप स्टूडेंट था, थैंक यू। मैं दीवार से टिक गया और रिप्लाई टाइप किया। मैं एक वेल राउंडेड एक्सीलेंट कॉलेज स्टूडेंट था। उसका रिप्लाई आया। उसने कहा कि मैं जरूर किसी पावरफुल फैमिली से हूँ जो लाइव स्ट्रीम पर इतना खर्च कर सकता है। मैं मुस्कुराया। कुछ वैसा ही, मैंने कहा। और मुझे बिग स्पेंडर मत बुलाओ, बस मुझे आचेन कहो, मैंने उससे कहा, चलते हुए हॉल से नीचे जाता हुआ। फिर उसने एक लंबा मैसेज भेजा। उसने मुझे थैंक यू कहा। मेरी डोनेशंस ने उसके फादर की हॉस्पिटल में मदद की थी। उसके डैड को ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे और टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। वह कभी मुझे खाना खिलाना चाहती थी। मैंने खिड़की के बाहर देखा। बस कहीं बहुत खराब जगह मत चुनना, मैंने कहा। मैं खुद ही हंस पड़ा। सच कहूं तो अगर वह बहुत फैंसी जगह चुनती है तो शायद मुझे उससे ज्यादा ऑकवर्ड लगे। मैंने उसे सच बताया। 2 दिन पहले तक मुझे पता भी नहीं था कि मैं रिच हूँ। उसने वापस एक कार्टून स्टिकर भेजा, एक डॉग फेस जिस पर लिखा था, तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं ये मान लूं? उसने क्लियरली एक शब्द भी बिलीव नहीं किया। मुझे ये फनी लगा। मैंने आसमान की तरफ देखा और एक और मैसेज भेजा। इमेजिन करो कि तुम्हारे पेरेंट्स अचानक बता दें कि वे रिच हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स सिर्फ नॉर्मल रिच नहीं थे। वे उस सबसे भी आगे थे जो सिंग यू सोच सकती थी। और अभी वे दुनिया में कहीं थे, किसी को भी नहीं पता था कहाँ। तभी ज्वांग यिंग का मैसेज आया। उसने कहा कि मुझे प्रॉपर क्लोथ्स चाहिए। वह सही थी। जो कुछ मैं पहन रहा था सब मिलाकर भी 1000 युएन से कम का था। मैंने सोचा कि बस किसी मॉल में जाकर कुछ डिसेंट खरीद लूं, लेकिन ज्वांग यिंग ने बताया कि मेरे पास एक प्राइवेट फैक्ट्री है जो सिर्फ मेरे और मेरे स्टाफ के लिए कस्टम क्लोथ्स बनाती है। एक टेलर आज दोपहर घर आएगा मेरे मेजरमेंट्स लेने। मैंने कार गियर में डाली। कार एस्टेट से बाहर निकल गई। मैं सड़क पर विंडो नीचे करके ड्राइव कर रहा था, अच्छा महसूस करते हुए। कुछ मिनट बाद सड़क कैंपस की तरफ खुल गई। जांगनन यूनिवर्सिटी। अभी समर ब्रेक था, इसलिए कैंपस लगभग खाली था। मैंने आसानी से पार्क किया और बाहर निकला। सिर्फ ग्रेड स्टूडेंट्स ही आसपास थे। जैसे ही मैंने डोर बंद किया, मुझे पीछे से एक फेमिलियर वॉइस सुनाई दी। वह चेन काय था, मेरा रूममेट। वह बुक्स का एक स्टैक पकड़े हुए था और मुझे मुंह खुला रखकर देख रहा था। तू लंबा हो गया क्या? उसने पूछा, मुझे ऊपर से नीचे देखते हुए। मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं। भाग यहाँ से, मैंने हंसते हुए कहा। मैं अभी भी ग्रो कर रहा हूँ, पता नहीं था क्या? तू ब्रेक में घर क्यों नहीं गया? मैंने पूछा। उसने कंधे उचकाए। मेरी फैमिली चाहती है कि मैं ग्रेजुएट एग्जाम की तैयारी करूं, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं अभी जांगनन सिटी में शिफ्ट हुआ हूँ। मैं कार के पास टिक गया और हाथ फैलाए। चेन काय ने अपनी ग्लासेस ऊपर की। तूने ये सब इतने टाइम तक छुपा कर रखा? उसने कहा। वह कार की छत पर टिक गया। यहाँ प्रॉपर्टी 60,000 पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा है। एक अपार्टमेंट की कीमत आधी जिंदगी की कमाई है। मैंने सिर पीछे फेंक कर हंसा। मेरे डैड ने बस 2 दिन पहले मुझे बताया कि मैं रिच सेकंड जनरेशन हूँ। मैंने उसका कंधा पकड़ लिया। लंच मेरी तरफ से। चल कैंपस के पास वाले बटलर रेस्टोरेंट चलते हैं। उसका चेहरा सख्त हो गया। वो जगह, वहाँ मिनिमम 300 पर पर्सन है। हम रेस्टोरेंट की तरफ चलने लगे। चेन काय अभी भी शॉक में था। मैं पे कर रहा हूँ, मैंने कहा उसे आगे धकेलते हुए। बस चल, अगर पैसे खर्च करने हैं तो किसी ऐसी जगह पर करें जहाँ खाना वर्थ हो। जैसे ही हम एंट्रेंस पर पहुंचे, चेन काय का चेहरा बदल गया। 2 लोग बाहर निकल रहे थे। उनमें से एक मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, जांग युआन। वह एक लंबे मस्कुलर आदमी का हाथ पकड़े हुए थी। जांग युआन। उसने मुझे देखा और ऐसे मुस्कुराई जैसे मैं कोई चीज हूं जिस पर वह पैर रखकर गुजरी हो। उसके साथ वाला आदमी वांग शुआन था, उसका नया बॉयफ्रेंड। एक पल के लिए कोई भी नहीं हिला। हम चारों बस वहीं खड़े रहे। चेन काय ने ठंडी हंसी छोड़ी। उसे पूरी कहानी पता थी। मैं जांग युआन के साथ कितना अच्छा था, ये किसी को चेन काय से ज्यादा नहीं पता था। हर हफ्ते मैं उसके लिए एक छोटा सरप्राइज तैयार करता था। गिफ्ट्स, लेटर्स, प्लान्स। मैंने महीनों तक पैसे बचाए थे ताकि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद सकूं और उसे क्लास तक छोड़ सकूं। और अब वह यहाँ थी, किसी और के साथ हाथ में हाथ डाले, बिल्कुल मेरे सामने। एक वेटर रेस्टोरेंट के अंदर हमारे पास आया। कितने गेस्ट्स? उसने पूछा। 2, मैंने कहा, एक उंगली उठाते हुए। मैं उसे अपना लंच खराब नहीं करने वाला था। हम विंडो के पास बैठ गए। चेन काय ने हाथ पर सिर टिकाया और बात करने लगा। तू कहाँ शिफ्ट हुआ? उसने पूछा। शायद मैं कभी मिलने आ जाऊं। जांगनन विलास, मैंने कहा। अगर डॉम बोरिंग लगे तो बस आ जाना, मेरे पास बहुत रूम्स हैं। चेन काय का हाथ बीच में ही रुक गया। बहुत रूम्स? मैंने कंधे उचकाए। बस खाली पड़े हैं। उसे शायद पता नहीं था कि जांगनन विलास में सिर्फ हाई एंड हाउसेस बिकते हैं। वह बस चुप हो गया। लेकिन रेस्टोरेंट के दूसरी तरफ से वांग शुआन की आवाज आई। बड़ी बड़ी बातें करने से ट्रबल मिलेगा, उसने कहा। जांग युआन का बॉयफ्रेंड होने के नाते वह पहले से ही मुझसे नफरत करता था। मैंने सीधे उसकी तरफ देखा। वह लड़ना चाहता था। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। उसने जांगनान विलास का नाम सुन लिया था। उसके हाथ में गोल्ड वॉच थी और उसे उस जगह की कीमत पता थी। उसका खुद का फैमिली भी वहीं पास रहता था। उसे पता था कि सबसे सस्ती
विला भी लगभग 20 मिलियन युएन से शुरू होती है। वह ऐसे मुस्कुराया जैसे वह जीत चुका हो। फिर उसने जोर से बोला ताकि सब सुने, मुझे लगा तुम्हारा एक्स बस गरीब है। जांग युएन ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। निकला तो लायर भी, उसने जोड़ दिया। चेन काई का चेहरा उतर गया। बाकी लोग भी देखने लगे। कुछ ने उस जगह का नाम पहचाना और हंसने लगे। उन्होंने मेरी चीप शर्ट देखी और सिर हिलाया। उनकी नजर में मैं बिलोंग नहीं करता था। मैंने धीरे से पानी पिया। अब यह सब मुझे फर्क नहीं पड़ता था। पिछले 2 दिनों में जो देखा था उसके बाद स्ट्रेंजर्स की हंसी कुछ भी नहीं थी। फिर वांग शुएन बोला, यह हमेशा से ऐसा ही है, उसने कहा। जांग युएन ने मेरी तरफ इशारा किया। दिखावा करता है लेकिन कुछ है नहीं, उसने कहा। मैंने इस लड़की के लिए सब कुछ दिया था और अब वह मुझे ऐसे याद कर रही थी। उसने हाथ बांध लिए और मुझे ऐसे देखा जैसे मैं डर्ट हूँ। ठीक है, मेरी नजर के सामने कुछ चमका। सिस्टम एक्टिवेट हो गया। एक नया टास्क आया, इन दोनों को चुप कराओ। रिवॉर्ड, कुछ ऐसा जो मेरे एंसेस्टर्स ने फेंक दिया था। मैं पीछे झुका और मुस्कुराया। मेरे एंसेस्टर्स का ट्रैश शायद इस पूरी बिल्डिंग से ज्यादा वैल्यूएबल था। मैंने यह पिछले 2 दिनों में समझ लिया था। जो चीजें उनके लिए बेकार थीं, वह भी नॉर्मल लोगों की सोच से बाहर थीं। मैं खड़ा हुआ और पूरे रूम की तरफ देखा। यहाँ कोई भी मेरे लिए कुछ नहीं है, मैंने शांत आवाज में कहा। वांग शुएन ने हाथ फैलाए। मेरे एक टो की कीमत तुम सबसे ज्यादा है, वह चिल्लाया। मैंने सिर तिरछा किया और उसे देखा। ये सबसे फनी बात थी जो मैंने आज सुनी थी। वांग शुएन गुस्से में आ गया। वह मेरी तरफ दौड़ा और मेरे कॉलर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसे लगा कि एक गरीब लड़का उससे ऐसे बात नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, सब बदल गया। मैंने हल्का सा दबाया और उसकी पकड़ तुरंत छूट गई। उसकी आंखें फैल गईं। इतना मसल होने के बावजूद वह मेरे सामने बच्चे जैसा लग रहा था। सिस्टम ने मेरी स्ट्रेंथ दोगुनी कर दी थी। मैंने बिना मेहनत किए उसका हाथ पकड़ा हुआ था। यही नया मैं था। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन उसका ईगो उसे चिल्लाने नहीं दे रहा था। वह एक घुटने पर गिर गया, लेकिन आवाज नहीं निकाली। तभी चेन काई बीच में आया और हमें अलग किया। मैंने वांग शुएन को हल्का सा धक्का दिया। वह पीछे बूथ में जा गिरा। मैंने अपना कॉलर ठीक किया। थोड़ा सा रिंकल हो गया था। वांग शुएन मुझे घूर रहा था, आंखों में प्योर हेट के साथ। मैंने हल्की मुस्कान दी। जांग युएन सच में अजीब लोगों को चुनती है। तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स आए और जांग युएन पहले से ही विक्टिम बनकर हमारी तरफ इशारा कर रही थी। मैनेजर भी आ गया। उसके नेम टैग पर बाय लिखा था। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, ट्रबल। ऐसी जगहों पर फाइट्स को सीरियसली लिया जाता है। मुझे इसकी जरा भी चिंता नहीं थी। मैंने फोन निकाला और कॉल किया। वांग शुएन सामने से देख रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था क्या होने वाला है। मैं स्कूल के पास रेस्टोरेंट में हूँ, मैंने कहा। मेरी एक्स और उसका बॉयफ्रेंड यहाँ है। ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं गरीब हूँ। यंग मास्टर, प्लीज वेट 2 मिनट्स। दूसरी तरफ से आवाज आई। मैं अभी इसे हैंडल करता हूँ। मैंने कॉल काट दी और मुस्कुराया। उसने मुझे उस ब्लैक कार्ड की भी याद दिलाई जो मेरे फादर ने दिया था। जिसके पास भी सही नजर होगी, वह उस कार्ड को पहचान कर मुझे रॉयल्टी की तरह ट्रीट करेगा। मैंने फोन टेबल पर रख दिया और इंतजार करने लगा। वांग शुएन धीरे से बड़बड़ाया, ये बस प्रिटेंड करता है, अभी सिक्योरिटी इसे बाहर फेंक देगी। एक सूटेड आदमी पास खड़ा था। चेन काई मेरे साथ ही खड़ा रहा। मैंने कैजुअली मैनेजर बाई की तरफ इशारा किया। तुम्हें अभी एक कॉल आएगा, बस वेट करो। वह कंफ्यूज दिखी। आखिर कौन उसे इस बात के लिए कॉल करेगा। 2 मिनट्स से भी कम में उसका फोन बजा। उसने वहीं कॉल उठाया। दूसरी तरफ इस पूरी चेन का ओनर था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जो भी वह कह रहा था, असर साफ दिख रहा था। उस यंग मैन को ऑफेंड मत करना, ओनर ने कहा। उसे जो चाहिए दे दो। चेन काई आराम से बैठा रहा, कप पकड़े हुए। मैनेजर बाई के हाथ कांप रहे थे। ये रेस्टोरेंट ब्रांड कई देशों में फैला हुआ था। ये कोई छोटा बिजनेस नहीं था और मेरे एक कॉल पर ओनर खुद ऑर्डर्स दे रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि मेरे पीछे कैसी पावर है। उसने कॉल काटा और गहराई से झुक गई। वांग शुएन और जांग युएन पीछे खड़े देखते रह गए। मिस्टर ए चेन, उसने कहा। चेहरे पर पसीना था। मैं आपके लिए बेस्ट सीट अभी प्रिपेयर करती हूँ। मैंने बस सिर हिलाया। वांग शुएन तुरंत खड़ा हो गया। ये क्या हो रहा है, वह चिल्लाया। इन 2 नोबडीज को बेस्ट सीट। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा। अब मुझे यह मजेदार लगने लगा था, क्योंकि यह रेस्टोरेंट मेरा है। मैंने कहा, बस इतना काफी है। सिस्टम पहले ही फाइट के दौरान मुझे नंबर्स दिखा चुका था। डेटा मेरी नजर के कोने में चमक रहा था। वांग शुएन मुझे घूरता रह गया। उसका शरीर स्टिफ हो गया। उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। इस कंपनी का 92% मेरी फैमिली का है, मैंने जोर से कहा ताकि सब सुने। बाकी 8% उन लोगों को रिवॉर्ड में दिया गया था जिन्होंने इसे बनाया। वांग शुएन ने दीवार पर लगे लाइसेंस की तरफ इशारा किया। तू सपना देख रहा है, वह चिल्लाया। उस पर तेरा नाम नहीं है। मैनेजर बाय हिल गई। उसे वह नाम पता था और अब वह कनेक्शन समझ रही थी। मैनेजर बाय, मैंने कहा, इन दोनों को बाहर निकालो और हर लोकेशन से परमानेंटली बैन कर दो। वांग शुएन गार्ड्स को धक्का देने की कोशिश करने लगा। ओनर ने बाई को कहा था कि मेरी हर बात मानी जाए, इसलिए उसने बिना सोचे ऑर्डर दे दिया। जांग युएन ने अपना बैग कसकर पकड़ लिया। अगर वे सबके सामने निकाले गए तो उनकी इज्जत खत्म हो जाएगी। मैं पीछे झुक गया और पैर क्रॉस कर लिए। एक शांत मुस्कान।
वांग शुएन खुद को कंट्रोल में दिखाने की कोशिश कर रहा था। तुम बिजनेस चलाना चाहते हो या नहीं? वह स्टाफ पर चिल्लाया। पेइंग कस्टमर्स को निकालना? मैंने पहली बार देखा है कि रेस्टोरेंट अपने ही गेस्ट्स को निकाल रहा है। उसी समय एक वेटर बाई के पास आया और धीरे से फाइट की सच्चाई बता दी। बाई ने सुना और मुस्कुराई। सच हमारे साथ था, सब वांग शुएन ने शुरू किया था। अगर आपको कंप्लेंट है, उसने मीठी आवाज में कहा, तो अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर सकते हैं। वांग शुएन का चेहरा मरोड़ गया। उसे पता था कि गलती उसकी है, लेकिन वह मान नहीं सकता था। वह रिच किड था, लेकिन उसके फादर बस एक छोटे शेयर होल्डर थे। उनका नाम यहाँ कुछ भी नहीं था। वह दांत पीसता रहा, मुट्ठियां टेबल पर दबाकर। मैंने स्पून उठाया और मुस्कुराया। गुस्सा आ रहा है? मैंने पूछा। तुम्हारे पास पैसे हैं, वांग शुएन ने दांत भींचकर कहा, लेकिन तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? उसका हर मसल लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन उसे याद था कि मैंने उसका हाथ कैसे क्रश किया था और गार्ड्स अभी भी पास खड़े थे। उसने सिर झुका लिया। उसके पास चॉइस नहीं थी, उसे अपनी ईगो निगलनी पड़ी। मैंने धीरे से एसआईपी लिया। अभी मैं खत्म नहीं हुआ था। सिर्फ यह स्टोर नहीं, मैंने कहा, पूरी चेन की हर लोकेशन मेरी है। वांग शुएन का मुंह खुला का खुला रह गया। अगर तुम इस रेस्टोरेंट को खरीदना चाहते हो, मैंने खड़े होते हुए कहा, तो पहले पूरी ग्रुप खरीदनी पड़ेगी। उसे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता था, लेकिन वह जानता था कि एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी उसकी पूरी फैमिली की सोच से भी ज्यादा की होती है। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। मैंने हाथ उठाकर इशारा किया, मैनेजर बाय, बाकी आप संभालिए। फिर मैं सर्वर के पीछे पीछे वीआईपी एरिया की तरफ चला गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहां देखने लायक कुछ था ही नहीं। मैनेजर बाय लोगों को बाहर निकालते हुए भी प्रोफेशनल स्माइल बनाए रखी। तभी तो ये ग्रुप इतना बड़ा बना था। बाकी गेस्ट्स अपनी टेबल्स पर फुसफुसाने लगे। वो लड़का खुद को बहुत समझ रहा था। एक आदमी हंसते हुए बोला, गलत लड़ाई चुन ली। जांग युएन ने सब सुना। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वांग शुएन एक सेकंड भी और नहीं सह पाया। उसके कान लाल हो गए, जबड़ा कस गया। वह बिना कुछ बोले बाहर चला गया, जांग युएन को पीछे छोड़कर। पूरा रूम उसे जाते हुए देखता रहा। जांग युएन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने सिर झुका लिया और उसके पीछे भागी। हर गेस्ट की नजर उस पर थी। बाहर पार्किंग में वांग शुएन की मुट्ठी इतनी कस गई कि उसके नकल्स चटक गए। उसके अंदर का गुस्सा उसे खा रहा था। उसने वह गुस्सा जांग युएन पर निकाला। वह सामने खड़ी थी, आंसू पहले से बह रहे थे। मुझे नहीं पता था ऐसा होगा, उसने धीरे से कहा। जब वह मेरे साथ था तो पार्ट टाइम जॉब्स करता था, सिर्फ मुझे गिफ्ट्स देने के लिए। वांग शुएन की मुट्ठी और कस गई। इससे वह और भड़क गया। मुझे कभी नहीं पता था कि उसके फैमिली के पास इतना पैसा है, उसने रोते हुए कहा। दोनों अंधेरी पार्किंग में खड़े थे, एक दूसरे को देखते हुए, लेकिन कहने के लिए कुछ नहीं था। वांग शुएन को जिंदगी में कभी ऐसे इंसल्ट नहीं किया गया था। उसने अपनी मुट्ठी कार के बॉनेट पर दे मारी। उसने कसम खाई कि वह एचएन से बदला लेगा, लेकिन जांग युएन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसे पागलपन भरा कुछ भी करने से रोका। दूसरी तरफ मैं वीआईपी रूम में मेन्यू देख रहा था। 2 मीडियम स्टेक्स, मैंने कहा। श्रिम्प ऐड करो और एक प्लेट फुई ग्रा भी। चेन काय मेरे सामने बैठा था, पूरी तरह खोया हुआ। यह रूम उससे कहीं ज्यादा फैंसी था जितना उसने कभी देखा था। मुझे पता था कि वह ऐसे मेन्यू से ऑर्डर करने में हिचकिचाएगा, इसलिए मैंने दोनों के लिए ऑर्डर कर दिया। प्राइवेट रूम बहुत बड़ा था। दीवारों पर गोल्ड फ्रेम्स, टेबल पर क्रिस्टल और एक वेटर रेडी खड़ा था। वेटर झुक गया। हम सब कुछ जल्दी ले आएंगे सर। चेन काय ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। 3 साल, उसने कहा। 3 साल मैं तेरे साथ क्लास में बैठा और मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैंने हाथ पर सिर टिकाया और मुस्कुराया। तूने मुझसे पैसे भी उधार लिए थे, उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने उसका हाथ नीचे कर दिया और उसे काउच पर बैठा दिया ताकि वह और जोर से न बोले। मुझे खुद भी यह सब हाल ही में पता चला, मैंने कहा। चेन काय मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने कह दिया हो कि आसमान हरा है। मैं मुस्कुराया और बोला, सोच, 3 साल तक मेरे पास सिर्फ एक बाइसिकल थी। वह आगे झुका, आंखें बड़ी हो गईं। इतना समय और किसी को पता नहीं चला, उसने पूछा। फिर उसने टेबल के उस पार मुझे देखा। तो तेरे फैमिली के पास कितना पैसा है? तू शायद बिलीव नहीं करेगा, मैंने कहा, लेकिन मुझे खुद पूरा नंबर नहीं पता। चेन काय का मुंह खुला रह गया। और वह जंगनन विला पर स्क्वायर मीटर कितना? उसने अंदाजा लगाया। कम से कम 60,000। मैंने सिर हिलाया। मैंने अपने 10 उंगलियां उठाईं और उसे खुद कैलकुलेट करने दिया। चेन काय लगभग टेबल पर हाथ मारने वाला था। उसकी मुट्ठी उसके पैर पर कस गई। यह नंबर उसके लिए बहुत बड़ा था। 150,000 पर स्क्वायर मीटर, वह चिल्लाया। ये इम्पॉसिबल है। मेरे होम टाउन में इससे पूरा घर आ जाता है। मैंने उसे देखा और थोड़ा बुरा महसूस किया। मैं उसकी कॉन्फिडेंस और हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने टॉपिक बदल दिया। उसकी आंखें अभी भी चौड़ी थीं। उसका दिमाग अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था। जब टाइम मिले मैं तुझे और बाकी सबको अपने घर लेकर जाऊंगा, मैंने कहा। तब तू खुद देख लेगा। मैंने यह नहीं बताया कि हमारे घर की एक पेंटिंग भी पूरी बिल्डिंग से ज्यादा की है। चेन काय ने मुझे हाफ स्माइल दी। हमने एक दूसरे से 3 इयर्स पहले प्रॉमिस किया था, रिमेंबर? मैं सबकी हेल्प नहीं कर सकता,
मैंने अपना ग्लास पकड़ते हुए कहा, लेकिन मेरे रियल ब्रदर्स, मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा। हमने अपने ग्लासेस एक साथ टच किए। अगर तुम में से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, मैंने उसकी तरफ सीधा देखते हुए कहा, बस मुझे बता देना। चेन काय ने अपना ग्लास पकड़ा और ब्लिंक किया। तुम सच में कह रहे हो? मैं तो वेट कर रहा था कि तुम ये कहो, उसने कहा, अचानक एनर्जी से भर गया। हमारे पास ऑलरेडी एक गेम आइडिया है, अगर हम इसे फिनिश कर लें तो ये ह्यूज होगा, उसने कहा। इसने मेरा अटेंशन खींचा। मैंने अपनी चिन हाथ पर टिकाई और सुना। हमारे डॉर्म में मैं ही अकेला हूँ जो कुछ अलग पढ़ रहा हूँ, मैंने कहा। बाकी तीनों सब कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, चेन काय ने प्राउड लुक के साथ कहा। मैंने थोड़ा सिर टिल्ट किया। और उन्हें गेम्स सबसे ज्यादा पसंद हैं। लेकिन फिर उसने एक हैवी ब्रेथ ली। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास सर्वर्स बनाने के लिए मनी नहीं है और हमारे पास इनफ लोग भी नहीं हैं, उसने ऐड किया। इसीलिए हमें गिव अप करना पड़ा। मैं क्वाइटली सुनता रहा। फिर एक आइडिया आया। मैं काउच पर पीछे लीन हो गया। अगर मैं 10 मिलियन इन्वेस्ट करूं तो क्या वह इनफ होगा? चेन काई ने अपना ड्रिंक स्पिट कर दिया। 10 मिलियन? बस ऐसे ही? मैंने उसे कामली देखा। कौन ऐसा डील नहीं लेगा? इनफ नहीं, मैंने कहा। तो फिर 100 मिलियन कैसा रहेगा? चेन काई और जोर से चोक करने लगा। उसने एक नैपकिन पकड़ी और कॉफ किया। तुम्हारा फैमिली सच में कितना रिच है? उसने फेस पर स्वेट के साथ मुझे स्टेयर किया। लेकिन तुमने हमारा प्लान देखा भी नहीं। क्या तुम्हें डर नहीं है कि हम तुम्हारे पैसे वेस्ट कर देंगे? मैं उसके सामने रिलैक्स्ड बैठा था। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम सब कुछ लूज कर सकते हो? उसने पूछा। मैंने उसे स्टेडिली देखा। कुछ टेंस ऑफ मिलियंस, मैंने पीछे लीन होते हुए कहा। यह कुछ भी नहीं है। तुम मेरे ब्रदर हो। अगर फेल हुआ तो फेल हुआ। चेन काई के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह बस वहीं बैठा रहा, स्पीचलेस। तो रिच लोग ऐसे ही पैसे थ्रो करते हैं, उसने क्वाइटली कहा। कुछ मिलियंस लूज करते हैं और बस कहते हैं कि ठीक है। मैंने अपनी आंखें नैरो की और सीरियस हो गया। अपने मटेरियल्स रेडी करो, मैंने उससे कहा। मैं अपने असिस्टेंट को तुम्हारी टीम से मिलवाऊंगा। चेन काई ने धीरे से सिर नॉड किया, क्लियर्स थ्रोट। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो मनी राइट अवे आ जाएगा। राइट अवे, मैंने कहा। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, मैं सिर्फ मनी पुट करता हूँ, बाकी सब तुम पर है। चेन काई ग्रिन किया और अपनी फिस्ट पंप की। जब तक हमारे पास मनी है, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम दोनों बात करते रहे और जितना हम बात करते गए उतना ही एक्साइटेड होते गए। चेन काई ने वहीं अपना माइंड बना लिया। वह अपनी ग्रेजुएट स्कूल की प्लान ड्रॉप कर रहा था। वह इसमें अपना सब कुछ पुट करने वाला था। हम एक दूसरे की तरफ लीन हुए, फर्स्ट स्टेप प्लान करते हुए। खाने के बाद मैं घर की ओर गया। जैसे ही मैं क्लियर्स थ्रोट विला के फ्रंट डोर से अंदर गया, मेरा फोन रिंग हुआ। एक कॉल किसी ऐसे पर्सन की जिससे मैंने लंबे टाइम से बात नहीं की थी। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। वह जांग यी था, मेरा हाई स्कूल का पुराना क्लासमेट। उसने ग्रेजुएशन के बाद शायद ही मुझे कॉल किया था। मैं काउच पर बैठ गया और पिकअप किया। उसकी वॉइस सुनकर मैं वापस चला गया। ऐसा लगा जैसे फिर से हाई स्कूल आ गया हो। हमारी स्कूल एनिवर्सरी 2 वीक्स में है, उसने स्क्रीन पर कहा। हमारे टीचर चाहते हैं कि हम वापस आएं और विजिट करें। मैंने केयरफुली सुना। काफी टाइम हो गया था जब मैंने उनमें से किसी को लास्ट बार देखा था। इससे मुझे सच में खुशी हुई। मैं अपने विला के ग्रैंड हॉल में बैठा था, इस आइडिया पर स्माइल करते हुए। बहुत टाइम हो गया है जब हम सब एक साथ मिले थे, मैंने कहा। मैं वहां रहूंगा। लेकिन फिर जांग यी का फेस स्क्रीन पर सीरियस हो गया। भूलना मत, उसने वार्न किया। हमारे कुछ क्लासमेट्स सिर्फ शो ऑफ करने के लिए वापस आएंगे। मैं इस पर स्माइल किया। मैं रेडी रहूंगा, मैंने कहा। उसी टाइम सिस्टम मेरे सामने अपीयर हुआ। एक नया टास्क, स्कूल सेलिब्रेशन में स्टैंड आउट करना। रिवॉर्ड, एक आइटम जो मेरे एंसेस्टर्स ने बहुत पहले लूज कर दिया था। मैंने डिटेल्स पढ़ी और मेरे माउथ का कॉर्नर ऊपर उठ गया। उन पुराने क्लासमेट्स में से कुछ आएंगे और एक्ट बिग करेंगे। मुझे पहले से पता था और मैं उन सबको शट डाउन करने वाला था। मैं डोरवे में खड़ा था, मेरे पीछे सनसेट था। ये फन होने वाला था। लेकिन रियूनियन से पहले मुझे एक और सरप्राइज मिला। मुझे पता चला कि मेरे फैमिली का ब्रिटिश रॉयल्टी से एक कनेक्शन था और उस कनेक्शन के कारण उन्होंने किसी को मुझसे मिलने के लिए भेजा था। एक आदमी जिसका नाम हराम था। वह अपेरेंटली एक टॉप डिजाइनर था। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा फैमिली उसे इतनी दूर से यहाँ बुला सकता था। हराम मेरे तरफ वार्म स्माइल और ओपन हैंड के साथ चलता हुआ आया। उसकी उम्र में वह इतनी दूर ट्रैवल नहीं करना चाहता था, लेकिन 5 मिलियन पाउंड्स अ ईयर और एक प्राइवेट प्लेन ने उसका माइंड बदल दिया। उसे बस हर साल कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेन करना था और अगर वह अपनी सिटीजनशिप चेंज कर सके तो वह फुल टाइम मेरा पर्सनल डिजाइनर बनने के लिए भी रेडी था। हम दोनों लिविंग रूम में आमने सामने बैठे। हमारे बीच का स्पेस बहुत बड़ा था। लॉन्ग टाइम नो सी, उसने कहा। लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था, तुम अभी भी एक बेबी थे। उस एक सेंटेंस ने मुझे बहुत कुछ बता दिया। वह मेरे फैमिली को सालों से जानता था। मिस्टर हराम, मैंने कहा, आपने मेरे पेरेंट्स के लिए भी क्लोथ्स डिजाइन किए थे, है ना? उसने जल्दी से नॉड किया और स्माइल किया। वह बहुत समय पहले की बात है। तुम्हारे फादर चाहते थे कि तुम एक नॉर्मल लाइफ जियो, उसने कहा। उसकी स्माइल जेंटल थी, इसलिए उन्होंने कई सालों तक सब कुछ हिडन रखा।
हराम ने एक हाथ से जेस्चर करते हुए आगे कहा, लेकिन अब उन्होंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है जो उनके पास है। मैंने ये क्वाइटली लिया, इसलिए मुझे यहाँ आने और अपना रिस्पेक्ट देने के लिए इनवाइट किया गया। हराम ने पोलाइट नॉड के साथ कहा, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मैंने उससे कहा, अगर हम हिस्ट्री देखें तो आप प्रैक्टिकली फैमिली हैं। लेकिन फिर उसके अगले वर्ड्स ने मुझे सरप्राइज कर दिया। क्वीन आपको इनवाइट करना चाहती हैं, उसने कहा, जब भी आप फ्री हों पैलेस विजिट करने के लिए। मैंने काल्मली नॉड किया। कम से कम मैंने काम दिखने की कोशिश की। बाहर से मेरी एक भी मसल नहीं हिली, कूल और स्टेडी। अंदर से मेरा हार्ट इतनी तेज धड़क रहा था कि मैं उसे सुन सकता था। खुद क्वीन की तरफ से इनविटेशन। इस दुनिया में कितने लोग ऐसा कह सकते हैं। हराम ने मेजरिंग टेप निकाली और काम शुरू कर दिया। उसने मेरे शोल्डर्स, मेरे आर्म्स, मेरा चेस्ट मेजर किया। हर नंबर उसकी मेमोरी में चला गया। फिर उसने पूछा कि मुझे कौन से स्टाइल्स पसंद हैं। जब मैंने 2 वीक्स बाद होने वाले स्कूल रियूनियन का मेंशन किया, उसकी आईज चमक उठी। जब मैंने हराम को स्कूल रियूनियन के बारे में बताया, उसने तुरंत प्रॉमिस किया कि सब कुछ रेडी होगा। 2 वीक्स काफी से ज्यादा हैं, उसने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ परफेक्ट बनाऊंगा। हमने हैंड्स शेक किए और उसी के साथ डील हो गया। हरम ग्रैंड हॉलवे से होकर गया, ऑलरेडी अपने वर्कशॉप की तरफ जा रहा था। लेकिन तभी ज्वांग यिंग आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर ऐसा लुक था जैसे उसके पास कोई आइडिया हो। आप अपने नाम से स्कूल को डोनेट कर सकते हैं, उसने कहा। यह फेमस अलुमनाई बनने का सबसे फास्ट तरीका है। मैंने अपना हाथ अपने फेस पर रखा। मैंने खुद ये क्यों नहीं सोचा, वह सही थी। स्कूल्स अपने अलुमनाई से बस 2 चीजें चाहते हैं, उनके पास कितना इन्फ्लुएंस है और वह क्या बेनिफिट्स ला सकते हैं। मैं उसकी तरफ मुड़ा। अभी मेरे पास कितना कैश अवेलेबल है, मैंने पूछा। मैं आपके टोटल वेल्थ का सिर्फ एक छोटा पार्ट मैनेज करती हूँ, उसने कहा। लेकिन आपके यहाँ और अब्रॉड के हर बैंक अकाउंट में आपका अवेलेबल कैश लगभग $500 बिलियन है। मेरा मुंह खुला रह गया। मुझे लगा मैंने गलत सुना। मैंने उसे फिर से कहने को कहा। उसने हर वर्ड दोहराया। नंबर नहीं बदला। धीरे धीरे मेरा ब्रेन फिर से काम करने लगा। मैं काउच पर वापस गिर गया। दुनिया का सबसे रिच पर्सन शायद कुल मिलाकर 100 बिलियन के आसपास होगा, और वह भी उनके फिक्स्ड एसेट्स हैं। ज्वांग यिंग ने ऐड किया, उनका स्पेंडिंग मनी नहीं, सिर्फ मेरा कैश ही उनकी पूरी फॉर्च्यून से 4 गुना ज्यादा था। फिर मैंने कुछ नोटिस किया। उसने कहा था कि वह मेरे वेल्थ का सिर्फ एक पार्ट मैनेज करती है। बाकी का क्या, मैंने पूछा। आपके फैमिली का वेल्थ 7 पार्ट्स में डिवाइड है, उसने कहा। 7 पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस इसे आपके बिहाफ पर मैनेज करते हैं और हमारा फैमिली सबसे छोटा हिस्सा संभालता है। मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। मैं खड़ा हुआ और सीधा बैल्कनी की तरफ चला गया। मुझे फ्रेश एयर चाहिए थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और हंसी रोकने के लिए अपने लिप्स दबा ली। अब मुझे समझ आया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतने समय तक एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह क्यों जीने दिया। वे चाहते थे कि मुझे सब कुछ देने से पहले मुझे शेप करें। मैं एक काम स्माइल के साथ वापस अंदर आया। मेरी डेस्क पर मेरे पुराने हाई स्कूल का इनविटेशन लेटर रखा था। मैंने उसे एक पल तक देखा। स्कूल एनिवर्सरी जल्द आने वाली थी। मैंने अपना फोन उठाया और सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में कॉल किया। सेकंड हाई में प्रिंसिपल जू मिन अपने डेस्क के पीछे सिर झुकाकर बैठे थे। उनका ऑफिस बड़ा था लेकिन क्वाइट। ट्रॉफियों से भरी शेल्व्स एक बुरा मजाक लग रही थीं। वह इस साल के एग्जाम रिजल्ट्स को घूर रहा था। वही कहानी जैसे हमेशा। उसने पेपर्स पर अपनी मुट्ठी दबा दी। हमेशा सेकंड प्लेस, कभी फर्स्ट नहीं। उसने अपना फॉरहेड रगड़ा। फर्स्ट हाई स्कूल हमेशा उनसे एक कदम आगे रहता था, और हाल ही में चीजें और भी खराब हो गई थीं। थर्ड हाई को अभी एक फेमस अलुमनाई मिला था जिसने उनके स्कूल को 10 मिलियन डोनेट किए थे। वह पैसा उन्हें तेजी से ग्रो करने में मदद कर रहा था। जू मिन का स्कूल पीछे छूट रहा था। सेकंड प्लेस अब फर्स्ट बनने वाला था। ये सोचकर उसका पेट मचल गया। तभी उसके डेस्क पर फोन बजने लगा। उसने उसे उठाया। मैंने उसे बताया कि मैं अपकमिंग स्कूल एनिवर्सरी के बारे में कॉल कर रहा हूँ। जू मिन ने धीरे से साई लिया। उसने आज पहले ही ऐसे दर्जनों कॉल्स ले लिए थे। क्या स्कूल स्टूडेंट्स से डोनेशंस एक्सेप्ट करता है, मैंने पूछा। स्टूडेंट डोनेशंस, मैंने दोहराया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह समझे। कुछ सवालों के बाद जू मिन ने समझ लिया कि कॉलर 2016 में ग्रेजुएट हुआ था और अभी भी कॉलेज में था। 3rd ईयर स्टूडेंट। उसने ज्यादा उम्मीद नहीं की। वह पोलाइटली मुस्कुराया। एक यंग मैन जिसके पास कोई खास मनी नहीं है, उसने सोचा। जितना अफोर्ड कर सको उतना दे दो, उसने वार्मली कहा। मुझे नंबर बताइए। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराया। अमाउंट के बारे में, मैंने कहा। प्रिंसिपल हंस पड़ा। किसी भी तरह का डोनेशन वेलकम है, उसने खुशी से कहा। तो मुझे 10 बिल्डिंग्स से शुरू करने दीजिए, मैंने कहा। जू मिन बीच सांस में रुक गया। उसके हाथ फोन पर कस गए। वह अपने पैरों पर उछलकर खड़ा हो गया। क्या उसने सही सुना? फिर वह वापस बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं 100 मिलियन देने की प्लान कर रहा हूँ, मैंने कहा। नए क्लासरूम्स, नए लैब्स और पूरे स्कूल के लिए बेहतर इक्विपमेंट। मैंने अपनी आवाज काम रखी।
क्या यह सब सच है? जूमिन ने पूछा। अब उसकी आवाज सावधान थी। एक बड़ी कंपनी का हेड भी उस नंबर पर 2 बार सोचेगा। एक ही बार में 100 मिलियन देना ऐसी चीज नहीं थी जो दुनिया के ज्यादातर लोग कभी करते। बिल्कुल सच है, मैंने ग्राइंड के साथ कहा। क्या मैंने कभी आपसे झूठ बोला है? मैंने फोन अपने कान से दूर किया और मुस्कुराया। दूसरी तरफ जूमिन ने इसके बारे में सोचा। उसे ये स्टूडेंट अच्छी तरह याद था। ये लड़का स्कूल में हमेशा ट्रबल करता था, लेकिन एक बात पक्की थी, वह कभी झूठ नहीं बोलता था। फिर भी मैं महसूस कर सकता था कि वह पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं था। ऐसा करते हैं, मैंने कहा। मैं अभी तुरंत स्कूल के अकाउंट में मनी भेज देता हूँ। मैंने कॉल काट दी और सिस्टम खोल दिया। ब्लू स्क्रीन मेरे सामने आ गई। 100 मिलियन मेरे हाई स्कूल के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो, मैंने कहा। मुझे स्कूल का अकाउंट नंबर भी नहीं पता था, लेकिन सिस्टम के लिए यह कभी प्रॉब्लम नहीं था। मेरे डेस्क पर ग्लोइंग ऑर्ब धड़कने लगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने कहा। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट्स। मैंने सिर हिलाया। हमेशा की तरह फास्ट। 100 मिलियन पहले दुनिया का सारा पैसा लगता था, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस के मुकाबले ये बस पानी की एक बूंद था। मेरे अकाउंट्स पर बैंक इंटरेस्ट ही हर साल उससे ज्यादा था। स्कूल में वापस जूमिन ने धीरे से फोन नीचे रखा। वह अपनी चेयर पर बैठा और खाली नजरों से देखने लगा। उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक था। क्या लड़का सच कह रहा था या यह सब मजाक था? फिर 5 मिनट से भी कम समय बाद फोन फिर से बजा। ये फाइनेंस ऑफिस था। फाइनेंस डायरेक्टर की आवाज कांप रही थी जब वह बोल रहा था। 100 मिलियन अभी स्कूल अकाउंट में आ गया है, उसने कहा। जूमिन जम गया। उसने एक गहरी सांस ली। ये कहां से आया? उसने पूछा, अपनी आवाज स्टेडी रखते हुए। हमने बैंक से कंफर्म किया, डायरेक्टर ने जवाब दिया। ये एक प्राइवेट अकाउंट से आया है, लेकिन बैंक हमें नहीं बताएगा कि किसने भेजा। जूमिन ने फोन को और कसकर पकड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह अपनी चेयर में आगे झुक गया। मुझे पता है किसने भेजा है, जूमिन ने फुसफुसाया। उसे अपने ही शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पैसा सच में था। वह ठीक उसी समय आया जब लड़के ने कहा था। वह कौन है? फाइनेंस डायरेक्टर ने पूछा। जूमिन सीधा बैठ गया। अचानक उसकी आवाज गर्व से भर गई। हमारे अपने ग्रेजुएट्स में से एक, उसने कहा। अभी मेरे ऑफिस में आओ, उसने आदेश दिया। हमें हर एक पैसा कैसे इस्तेमाल करना है ये प्लान करना है। वह अपनी डेस्क पर झुक गया। उसकी आंखों में नई जान जल रही थी। इस बार हम फर्स्ट हाई को हराएंगे। जैसे ही मुझे पता चला कि पैसा पहुंच गया है, मैंने तुरंत जूमिन के ऑफिस में कॉल किया। दूसरी तरफ जूमिन ने फोन इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी नकल सफेद हो गईं। उसकी आंखें उसके ग्लासेस के पीछे नम थीं। बूढ़ा आदमी आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था। इस मनी के साथ स्कूल आखिरकार स्ट्रॉन्गर बन सकता है, उसने कहा। उसकी वॉइस टूट रही थी। ज्यादा एक्साइटेड होने से पहले चलिए बात करते हैं इसे कैसे स्पेंड करना है, मैंने कहा। मैं सोच रहा था कि हम हाफ यूज करें एक नया क्लासरूम बिल्डिंग और एक नया लैब बनाने के लिए, मैंने शुरू किया, लेकिन उसने मुझे पूरा करने से पहले ही रोक दिया। क्या तुम्हें पता भी है हमारा स्कूल कितना बड़ा है? उसने पूछा। हमारे पास सिर्फ 4 बिल्डिंग्स हैं। तुम एक साथ 10 नहीं बना सकते, जगह ही नहीं है। उसने हाथ हिलाया जैसे मैं देख सकता था। मैं हंसा। ठीक है, मैंने डिटेल्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ, मैंने कहा। आप स्कूल को सबसे अच्छे से जानते हैं, आप डिसाइड करें। जूमिन ने अपनी आंखें पोंछीं। आंसू पहले ही गिर रहे थे। उसने अपनी वॉइस स्टेडी की। सबसे पहले मैं एक टीचिंग बिल्डिंग और एक लैब जोड़ूंगा, उसने कहा। फिर मैं सारे पुराने इक्विपमेंट अपग्रेड करूंगा, जो भी ब्रोकन या आउटडेटेड है। और सबसे पहली चीज, उसने मजबूती से कहा, उन किड्स के लिए हर एयर कंडीशनर रिप्लेस करना। मैंने बिना सोचे सोफा पर मुक्का मार दिया। ये तो सालों पहले हो जाना चाहिए था, मैंने दांत भींचते हुए कहा। 3 समर्स ब्रोकन क्लासरूम्स की हीट में उन एयर कंडीशनर्स को रिप्लेस करना मेरा हाई स्कूल से ड्रीम था। जूमिन आगे बोला। मनी के एक और पार्ट से, उसने कहा, मैं प्रोविंस भर से कुछ बेस्ट टीचर्स लाना चाहता हूँ और मैं एक स्कॉलरशिप फंड भी सेटअप करना चाहता हूँ, उसने जोड़ा, पुअर फैमिलीज के बेस्ट स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। मैंने सिर हिलाया। भले ही वह मुझे देख नहीं सकता था, उसके प्लान का हर हिस्सा सही था। वह आदमी ठीक ठीक जानता था कि स्कूल को क्या चाहिए। आपने सब सोच लिया है, मैंने कहा, सोफा पर पीछे लीन होते हुए। जूमिन ने अपने लिप्स दबाए, अपनी फीलिंग्स रोकते हुए। स्कॉलरशिप फंड के बारे में, उसने केयरफुली कहा, मैं इसे आपके नाम पर रखना चाहता हूँ। ये अजीब लगा। अपने ही नाम पर फंड रखना कुछ ज्यादा लगा। जरूरत नहीं, मैंने कहा। इसे सिर्फ फर्स्ट डोनेशन समझिए। आगे और ग्रेजुएट्स भी मनी देना चाहेंगे। नेम सबका होना चाहिए। इसे चिल्ड्रन ऑफ द ओशन फंड कहिए, मैंने कहा। तो मैं आपकी चॉइस फॉलो करूंगा, जूमिन ने अग्री किया। हमारे स्कूल के हर टीचर और स्टूडेंट की तरफ से, उसने धीरे से कहा, थैंक यू। मैंने अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरा। मुझे कभी नहीं पता था ऐसे मोमेंट्स को कैसे हैंडल करना है। मैं उसी स्कूल में बड़ा हुआ हूँ, मैंने कहा। उसकी हेल्प करना वही है जो मुझे करना चाहिए, और मैं सच में ऐसा ही मानता था। वह जगह 3 साल तक मेरा घर थी। फिर जूमिन चुप हो गया। उसके दिमाग में कुछ आया था। एक कॉलेज स्टूडेंट के पास इतना मनी कैसे हो सकता है, उसने सोचा। यह मनी, उसने धीरे से कहा, तुमने इसे कहीं इलीगल तरीके से तो नहीं पाया? मुझे भी हाल ही में पता चला,
मैंने रिलैक्स्ड रहते हुए कहा। मेरे पेरेंट्स अब्रॉड ट्रैवल पर गए, उन्होंने पूरा फैमिली बिजनेस मुझे दे दिया। जूमिन ने राहत की हंसी छोड़ी। मुझे नहीं पता था तुम्हारा फैमिली इतना पावरफुल है, उसने कहा। लेकिन इतना मनी एक साथ मूव करना, उसने जोड़ा। क्या इससे बिजनेस को नुकसान नहीं होगा? उसकी चिंता मत करें, मैंने उसे डिसमिस करते हुए कहा। मेरे फैमिली के लिए यह अमाउंट गिनने लायक भी नहीं है, और अगर 100 मिलियन इनफ नहीं है, मैंने जोड़ा, तो बस मुझे बता देना, मैं और भेज दूंगा। उसके बाद मैंने सब कुछ जूमिन और उसकी टीम पर छोड़ दिया। मेरा काम सिर्फ पे करना था। प्लानिंग, बिल्डिंग, न्यू टीचर्स हायर करना, ये सब उनका काम था, मेरा नहीं। और अगर रास्ते में कुछ गलत भी हो जाता तो भी फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे पास जो मनी था उसके साथ नहीं। रात हो गई, मैं अपने डेस्क पर बैठा और हमेशा की तरह एक लाइव स्ट्रीम खोली, लेकिन स्क्रीन पर जो मैंने देखा उसने मुझे लगभग चेयर से गिरा दिया। मेरा अकाउंट, वही जिसने 10 मिलियन गिफ्ट्स भेजे थे, अब 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ था। नोटिफिकेशंस हर तरफ से आने लगे। स्क्रीन मुश्किल से हैंडल कर पा रही थी। मैंने अपने प्राइवेट मैसेजेस खोले। दसियों हजार मैसेजेस वहां वेट कर रहे थे। हर दूसरा मैसेज या तो कोई मुझसे डेट करने की रिक्वेस्ट कर रहा था या कोई मेरा अटेंशन मांग रहा था। मैंने मैसेजेस बंद किए और मशीन की तरफ देखा। ये एक अच्छा कंप्यूटर है, मैंने कहा। मैं इम्प्रेस्ड था। ऑल इन वन पीसीज आजकल बहुत अच्छे हो गए थे। मैंने अपनी उंगलियां स्क्रीन के एज पर फेरी। तभी सिस्टम ने मुझे करेक्ट करने का फैसला किया। किसने तुम्हें बताया कि ये ऑल इन वन है? उसने पूछा। मैं वापस स्क्रीन की तरफ मुड़ा। ब्लू डिस्प्ले मॉनिटर पर चमक उठा। इस विला के नीचे, सिस्टम ने कहा, एक छोटा सुपर कंप्यूटर है। मैं उसे घूरता रह गया। एक सुपर कंप्यूटर मेरे पैरों के ठीक नीचे। सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड ही 80 मिलियन का है, उसने ऐड किया। मेरा जबड़ा लगभग डेस्क से टकरा गया। ऐसी मशीन गवर्नमेंट्स के लिए बनती है, डिफेंस और साइंस प्रोग्राम्स के लिए, और मैं यहाँ इसे स्ट्रीम्स देखने और वीडियो गेम्स खेलने के लिए यूज कर रहा था। तभी स्ट्रीमर जिसे मैं देख रहा था, उसने पूछा, क्या मैं रैंक मैच ज्वाइन करना चाहता हूँ? उसकी टीम को एक और प्लेयर चाहिए था। मैंने बिना सोचे अग्री कर दिया। आज रात मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं था, और तभी मुझे याद आया, मेरे पास उसके सर्वर पर अकाउंट भी नहीं था। तो मैंने लाइव चैट में मैसेज टाइप किया कि क्या कोई मुझे अपना अकाउंट लेंड कर सकता है? मैं फ्री में बोरो नहीं करूंगा, मैंने लिखा। बस अकाउंट स्ट्रीमर को भेज दो। चैट एक्सप्लोड हो गया। हर कोई चाहता था कि मैं उसी को पिक करूं। स्ट्रीमर की पूरी टीम मास्टर रैंक या उससे ऊपर थी। मैं बेस्ट के साथ खेलने वाला था। कुछ ही सेकंड्स में किसी ने मुझे मास्टर लेवल अकाउंट भेज दिया। मैंने तुरंत लॉग इन किया। फिर बिना सोचे मैंने बोरोड अकाउंट पर 100,000 यूएन टॉप अप किया और स्टोर में हर एक स्किन खरीद ली। सब कुछ। चैट पागल हो गया। मैसेजेस इतनी तेजी से आ रहे थे कि स्क्रीन मुश्किल से संभाल पा रही थी। किसको इतना लक मिला? व्यूअर्स बार बार टाइप कर रहे थे, अगली बार बोरो करने से पहले हमें वार्न करना। मैं मुस्कुराया। उस अकाउंट ओनर को जिंदगी का सबसे बड़ा डील मिल गया था। स्ट्रीमर ने बात शुरू की। मैं सबका इंट्रोडक्शन करा दूं, उसने कहा। वे सभी पहले प्रोफेशनल प्लेयर्स थे, अब सब रिटायर्ड थे। मैंने अपने हाथ कीबोर्ड और माउस पर रखे। खेलने का समय आ गया। मैंने माइक्रोफोन कनेक्ट किया और हेलो कहा। सब रिलैक्स्ड और फ्रेंडली लग रहे थे। पहला मैच शुरू हुआ। हजारों लोग लाइव देख रहे थे। मेरी स्किल्स खराब नहीं थी। मैं ज्यादातर गेम्स में अपना होल्ड बना सकता था, लेकिन रिटायर्ड प्रोफेशनल्स के सामने मैं क्लियरली टीम का सबसे वीक प्लेयर था। लकी था कि एक टीममेट बार बार मिडिल लेन में मेरे ओपोनेंट को शट डाउन कर रहा था। अंत तक चारों मुझे किल्स फीड कर रहे थे। वे चाहते थे कि मैं अच्छा दिखूं। लगातार 5 किल्स, एक पेंटा किल। मैं अपनी चेयर पर पीछे लीन हुआ और मुस्कुराना बंद नहीं कर पाया। व्यूअर्स पहले ही गेस कर रहे थे। बॉस लू अब जाने वाला है, किसी ने टाइप किया। दूसरे लोग जोक कर रहे थे कि एक फैन क्लब बनाएं जो मुझे हर स्ट्रीम पर फॉलो करे। फिर किसी ने एक गर्ल स्ट्रीमर सिंग यू का नाम लिया। उसका नाम बार बार चैट में दिख रहा था। 3 डेज में स्ट्रीमर ने मुझसे कहा, सिटी में एक बड़ा लाइव स्ट्रीम कन्वेंशन है, अगर तुम फ्री हो तो आना। उसने कहा, मुझे ठीक लगता है, मैंने रिप्लाई किया। हमने तय किया कि 3 डेज में कन्वेंशन में मिलेंगे। उस रात बाद में मैंने सिंगयू का स्ट्रीम ढूंढा। वह लाइव थी, कैमरा के सामने बैठी हुई, और वह भी कन्वेंशन में जा रही थी। मेरा मूड अचानक बहुत अच्छा हो गया। मैं देखना चाहता था कि वह रियल में कैसी दिखती है। 3 डेज अचानक बहुत दूर लगने लगे। उसके स्ट्रीम से कुछ और मिनट्स चैट करने के बाद मैं सोने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मुझे कुछ याद आया। सिस्टम अभी भी मुझे लास्ट मिशन का रिवॉर्ड देना बाकी था। सिस्टम ने उसे ट्रैश कहा था, जो मेरे एंसेस्टर्स नहीं चाहते थे। ये सुनने में बुरा लगा, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि यह फिर भी कुछ इनक्रेडिबल होगा। मैंने इसे ओपन किया और सिस्टम ने तुरंत आंसर दिया। तुम्हें याद करने में बहुत समय लगा, उसने कहा। 99th होस्ट ने तुम्हारे बारे में एक मैसेज छोड़ा है। मेरे पास एक ग्लोइंग डिस्प्ले अपीयर हुआ। उसने कहा, तुम हमेशा चीजें भूल जाते हो, और अगर मुझे मौका मिले तो मुझे तुम्हें लेसन सिखाना चाहिए। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे अपने एंसेस्टर ने सिस्टम से मुझे डांटने को कहा था। मैंने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। अगर ये मेरे ओल्ड मैन का ऑर्डर था तो मैं सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकता था। जैसे ही मैंने यह सोचा, कुछ बदल गया। मेरे दिमाग के अंदर एक छोटा स्पेस खुल गया और मेरी आई ग्लो करने लगी। मैंने उसके अंदर थोड़ी देर देखा और समझा कि यह स्पेस बाकी सबसे पूरी तरह अलग है। यह चीज आखिर है क्या? मैंने पूछा। एक पोर्टेबल स्पेस,
सिस्टम ने समझाया। एडवांस्ड स्पेस साइंस से बना है, लेकिन अभी तुम इसका सिर्फ लगभग 1 क्यूबिक मीटर ही यूज कर सकते हो। मैंने तेज सांस ली। ये 1 क्यूबिक मीटर, ये बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी मेरे सामने सरफेस पर एक हल्की ग्लो दिखाई दी। ये स्पेस सच में था। 1 क्यूबिक मीटर छोटा था, लेकिन यह कई कामों के लिए यूजफुल हो सकता था। मैं मुस्कुराया। उस स्पेस के अंदर अंधेरे में फ्लोटिंग एक छोटा व्हाइट पोर्सलेन वास रखा था। क्या यह कोई एंटीके है? मैंने पूछा। हर्ब्स की स्ट्रॉन्ग स्मेल पहले ही मुंह तक आ रही थी। मैंने वेज उठाया और उसे अपनी नाक के पास लाया। सूखे प्लांट्स की खुशबू गाढ़ी और साफ थी। मैंने अंदर का सामान बाहर निकाला। 5 छोटे ब्लैक पिल्स मेरी हथेली में आकर रुक गए। ये ऑर्डिनरी चीजें नहीं हैं, सिस्टम ने कहा। डिस्प्ले फिर से मेरे पास चमक उठा। 15th होस्ट ने कभी एक पिल बनाने की कोशिश की थी जिससे हमेशा जिया जा सके। उसने इसे चाइना के फर्स्ट एम्परर के लिए बनाया था। ये पिल्स उसी के फेल्ड रिजल्ट्स हैं। वह इन्हें फेंकने वाला था, लेकिन मैंने इन्हें रख लिया। मैं सिस्टम को घूरता रह गया, पूरी तरह शब्दों से खाली। हजारों साल पुराने फेल्ड पिल्स। रुको जरा, मैंने कहा। क्या मेरे फैमिली का कनेक्शन फर्स्ट एम्परर से है? सिस्टम की ग्लो और तेज हो गई। 15th होस्ट ने कई सालों तक मेरी गाइडेंस में पिल मेकिंग सीखी थी। एक ग्लोविंग इमेज में वेज दिखा और उसके ऊपर गोल्डन पिल्स तैर रहे थे। वह एक ट्रू मास्टर बन गया था, सिस्टम ने कहा। ये फेल्ड पिल्स भी किसी इंसान की लाइफ में 10 या 20 एक्स्ट्रा ईयर्स जोड़ सकती हैं। मैं वास की तरफ झुक गया, चेहरे पर बड़ी स्माइल के साथ। अचानक मेरे अंदर प्राइड की वेव उठी। तो ये 5 ट्रैश पिल्स असल में क्या करती हैं? मैंने पूछा। क्या ये सच में लाइफ बढ़ा सकती है? नहीं, सिस्टम ने कहा। डिस्प्ले पर एक क्रैक्ड पिल दिखी। ये फेल्ड प्रोडक्ट्स हैं, वह हिस्सा इनके बस का नहीं है। लेकिन जब तक इंसान का आर्म या लेग मिसिंग नहीं है, उसने आगे कहा, ये लगभग हर बीमारी क्योर कर सकती है, एड्स भी शामिल है। मेरा जबड़ा नीचे गिर गया। मैंने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। जो चीजें मैं हाल में जान रहा था वह बहुत ज्यादा थीं। मुझे याद ही नहीं रहा कितनी बार मैं स्पीचलेस रह गया था। अगर ये 5 पिल्स मेडिकल वर्ल्ड तक पहुंच जाए तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। और ये सब सिर्फ वह ट्रैश था जो मेरे एंसेस्टर्स नहीं चाहते थे। क्या इससे ज्यादा वेस्टफुल कुछ हो सकता है? लेकिन फिर मैं मुस्कुराया। अपने एंसेस्टर्स के मुकाबले मैं बहुत सिंपल और केयरफुल लाइफ जी रहा था। जो चीजें उन्होंने फेंक दी उनमें भी इतनी पावर थी। अगला मिशन रिवॉर्ड कैसा होगा, मैं जानना चाहता था। अगला मिशन जल्दी आ ही नहीं सकता था। अगली सुबह हाईवे एक पार्किंग लॉट जैसा लग रहा था। मैं अपनी कार में आंखें बंद किए बैठा था। घर से निकलते ही ट्रैफिक में फंस गया था। मैंने लाइव स्ट्रीम कन्वेंशन की पॉपुलैरिटी को बहुत कम समझा था। देश के हर शहर से फैंस आए थे। सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। सब बस अपने फेवरेट स्ट्रीमर्स को फेस टू फेस देखना चाहते थे। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं। ट्रैफिक जल्दी ठीक नहीं होने वाला था, तो मैंने टीचर पीयू को कॉल किया और कहा कि वह मेरे बिना ही कन्वेंशन के अंदर चला जाए। नॉर्मली उसे थोड़ा वेट करवाना प्रॉब्लम नहीं होता। आज अलग था। आज उसे किसी इंपॉर्टेंट इंसान से मिलना था, वांग जोंग। उसके फादर वांग लीन देश के सबसे रिच आदमी नहीं थे, लेकिन टॉप 3 में थे। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने फोन पर टीचर पू से कहा। मैं जल्दी पहुंचता हूँ। वांग जोंग चाइना के 3 सबसे रिच आदमियों में से एक का बेटा। मैं उसे जानता था। वह एक सेंटेंस की वजह से ऑनलाइन फेमस हुआ था। जब मैं दोस्त बनाता हूँ, मैं सिर्फ एक चीज देखता हूँ, उनके पास मनी है या नहीं, और उनके पास मुझसे ज्यादा तो नहीं होता। उस एक लाइन ने उसे इंस्टेंट इंटरनेट स्टार बना दिया, और अब टीचर प्यू ने उससे मीटिंग फिक्स कर दी थी। मैंने आगे देखा। कार्स की लाइन जितनी दूर देख सकता था उतनी दूर तक थी। मैं अपनी सीट में हिला। मैं घंटों से खुद को रोके हुए था। ये पेनफुल हो रहा था। काश मेरे पास प्लेन होता, मैंने सिर पीछे करते हुए कहा। सिस्टम का डिस्प्ले मेरे पास चमक उठा। तुम्हारे पास प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, उसने कहा। यह एयरपोर्ट पर खड़ा है, कभी भी रेडी। मैंने इतनी तेजी से सिर घुमाया कि गर्दन लगभग चोटिल हो गई। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर बस वहां खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। फिर मुझे याद आया, मेरे फैमिली का फ्रेश सी फूड और बीफ भी प्राइवेट एयरक्राफ्ट से आता था। ऐसे फैमिली के लिए हेलीकॉप्टर रखना शायद कुछ खास नहीं था। बिना एक सेकंड वेस्ट किए मैंने कंसोल से फोन उठाया। मैंने ज्वांग यिंग को डायल किया। उसने तुरंत पिक किया। आगे एक्सीडेंट हुआ है, मैंने कहा। मैं घंटों से हिला तक नहीं हूँ, बस इतनी सी बात, ज्वांग यिंग ने कहा, जैसे यह कुछ भी नहीं हो। ये तो छोटी बात है। आपका प्राइवेट हेलीकॉप्टर हमेशा एयरपोर्ट पर स्टैंड बाय रहता है। ये 20 मिनट्स में आपकी लोकेशन पर पहुंच सकता है, उसने कहा। 20 मिनट्स, बस इतना ही टाइम लगना था। मैंने अपनी सीट पूरी पीछे कर दी और आंखें बंद कर लीं। रिच होना सच में वंडरफुल था। जल्द ही मैं इस भयानक हाईवे को पीछे छोड़ने वाला था। 20 मिनट्स से भी कम समय में आसमान में एक गहरी रोर गूंज उठी। एक ह्यूज ब्लैक हेलीकॉप्टर बादलों को चीरते हुए नीचे आया। हवा स्टॉर्म की तरह हाईवे पर टकराई। पैदल लोग लड़खड़ा गए और जो मिला उसे पकड़ लिया। मैंने अपनी विंडो से ऊपर देखा। वह चीज बहुत बड़ी थी। मैंने एक छोटे हेलीकॉप्टर की उम्मीद की थी। ये तो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जितना बड़ा था। हवा ने मेरे आसपास हर कार को हिला दिया। मैंने स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ा। मुझे वाइब्रेशन अपने चेस्ट में महसूस हो रही थी। पूरी कार कांप रही थी। सिस्टम का डिस्प्ले फिर से सामने आया। मैं समझाता हूँ, उसने कहा। यह हेलीकॉप्टर एक रिटायर्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट से बनाया गया है। मैं स्क्रीन को खुला मुंह लेकर घूरता रह गया।
तुम्हारे फादर ने इसे कुछ साल पहले $120 मिलियन में खरीदा था। मैं सीट पर पीछे गिर गया। $120 मिलियन यूएन नहीं। मेरे फादर का खर्च करने का तरीका मुझसे बिल्कुल अलग लेवल का था। मेरे आसपास रोड पर हर ड्राइवर जैसे जम गया था। मैं उनकी फेसेस विंडोज के जरिए देख सकता था। सब एक ही बात सोच रहे थे, हाईवे पर हेलीकॉप्टर क्यों उतर रहा है। एक ड्राइवर ने अपना चेहरा ग्लास से चिपका दिया। उसने शायद इतना बड़ा कभी नहीं देखा था। क्या ऊपर कोई घायल है? क्या उन्हें हॉस्पिटल चाहिए? शायद सब यही सोच रहे थे। तभी हेलीकॉप्टर से एक रोप लैडर नीचे गिरा और मेरी कार के ऊपर झूलने लगा। 4 आदमी ब्लैक मास्क में एक एक करके नीचे उतरे, तेज और साफ मूवमेंट के साथ। हर एक के पास थिक रोप्स और स्ट्रैप्स थे। वे सीधे मेरी पोर्शे की तरफ बढ़े। उन्होंने व्हील्स के पास झुककर स्ट्रैप्स लॉक कर दिए, फिर हेवी केबल से सब बांधा और पूरी स्पीड से वापस ऊपर चढ़ गए। मैं सोच भी नहीं पाया था कि हेलीकॉप्टर उड़ चुका था। केबल्स टाइट हो गए और मेरी पोर्शे हाईवे से ऐसे उठ गई जैसे उसका कोई वजन ही नहीं था। मैंने विंडो से बाहर देखा। सिटी अब काफी नीचे रह गया था। एक ही थॉट मेरे दिमाग में घूम रहा था, अगर रोप्स टूट जाएं तो? इतनी ऊंचाई से गिरा तो कुछ नहीं बचेगा। सिस्टम की स्क्रीन मेरे पास आई। चिंता मत करो, उसने कहा, यह हेलीकॉप्टर टैंक उठा सकता है। 10 टन से कम कुछ भी केबल्स नहीं तोड़ेगा। मैंने वर्ड सुने, लेकिन मेरा बॉडी मान नहीं रहा था। मेरा हार्ट अभी भी बहुत तेज धड़क रहा था। फिर भी राइड स्मूथ थी और हम सीधे लाइव स्ट्रीम एक्सपो की तरफ उड़ रहे थे। हेलीकॉप्टर